गुड़गांव में हमने एक लड़की को अरेस्ट कराया था। उसने 1 साल में 9 अलग अलग लड़कों के ऊपर 9 थानों में 9 बलात्कार के मुकदमे करे थे। हस्बैंड जा रहा है काम पे और वाइफ पीछे से अपने बच्चे के टीचर के साथ अपने ही घर में सेक्स कर रही है। उनको पता है उनकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है, वो किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में बिल्कुल इन्वॉल्व हैं, लेकिन बच्चा है उनका, वो नहीं कुछ बोल सकते। 1.5 साल हो गया, अतुल सुभाष की सुसाइड हो गई, सारा कंट्री रोया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो रीता कौशिक के खिलाफ एक इंक्वायरी भी नहीं शुरू हुई। हाई कोर्ट्स की कितनी वीडियोस वायरल हुई हैं। हाँ जी कितना देंगे? 25 लाख देंगे, अरे 30 लाख कर दो, अरे 5 लाख रुपए और कर दो। क्या मतलब है ये? 498A के झूठा केस करने के लिए किसी महिला को सजा मिली हो, मैं ऐसा एक भी केस नहीं जानती। ये धमकी देके कि मैं तेरे ऊपर रेप का केस कर दूंगी, उससे जबरदस्ती शादी करी। अच्छा। रेप का केस का मुकदमा लगाया, कॉम्प्रोमाइज किया, उससे शादी करी। शादी करने के बाद दोबारा से उसके ऊपर रेप का मुकदमा लगा दिया, ये बोलते हुए कि इसने तो मुझसे शादी सिर्फ ये रेप के केस से हटने के लिए की थी, इसने तो मेरा रेप किया है। मैं तो लड़कों को बहुत क्लियरली ये बोल दूंगी, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री सेक्स, एज सिंपल एज दैट। इन स्कैमर्स के साथ काम करती हैं, ये डेटिंग ऐप पे लड़कों को मिलते हैं, उनको किसी एक सर्टन क्लब में लेके जाते हैं जिनके साथ इनकी साठगांठ होती है। वहाँ पे लड़की जो है 10 या 12 बिल्कुल एक्सपेंसिव लिकर के शॉट्स मारती है, जिसमें लिकर नहीं होती, पानी होता है। उसके बाद लड़के का बिल बिठवाते हैं 30,000, 35,000, 40,000, 50,000। महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी इस आदमी के साथ 6 महीने, और उसके बाद इसको बोलती है कि मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप का केस करूंगी। वो बोल रहा है अपने पति से तलाक ले लो, तुम कर लूंगा मैं शादी। नहीं, उससे तलाक भी नहीं लेना, तेरे साथ शादी भी करनी है। और वो जाके पुलिस थाने में बैठ रही है कि मेरे को रेप का केस कराना है। अगर कोई लड़की का परिवार आपको ज़बरदस्ती कर रहा है कि हम तो 1 ही महीने में शादी करेंगे, हम तो 1.5 महीने में शादी करेंगे, ऐसी चीज़ें बोल रहा है, कुंडली में निकल गया है तो 20 दिन में ही शादी होगी, हाथ जोड़ के मैं बोल रही हूँ मत कीजिएगा, हम भुगत भोगी हैं। दीपिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले दीपिका जी का आप लगातार मेंस जो राइट है उन पे काम कर रही हैं, आपने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं, आपकी एक एनजीओज भी है, बाकायदा आप लोगों को मदद भी करती हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल ये है कि खुद एक महिला होने के नाते आपको क्यों लगा कि नई पुरुषों के साथ इस तरह से ज़्यादती हो रही है, मुझे कुछ काम करना चाहिए? क्या कोई आपका जाती तजुर्बा, क्या कोई व्यक्तिगत अनुभव भी ऐसा था? बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी मुझे अपने शो पर इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। मुझे लगता है कि कोई भी ज़्यादातर लोग जो समाज सेवा में आते हैं वो कहीं ना कहीं अपने, और जब इतना पैशनेटली काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में कोई एक्सपीरियंस होता है जो उनको झकझोर देता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरे ही परिवार में एक शादी होती है जो कि बहुत सोची समझी शादी करी गई है, जहाँ पे महिला जो है उसका 3 साल पहले से किसी आदमी के साथ अफेयर है और वो आदमी शादीशुदा है, तो वो उससे शादी नहीं कर सकती है। तो वो ये एक प्लान बनाते हैं कि तुम भी शादी कर लो और उसके बाद भी हम लोग वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसे हम अभी हैं। ठीक है। क्योंकि वो सबसे बड़ी बेटी होती है अपने घर की और थोड़ा सा प्रेशर होता है शादी का, तो वो ये कि प्रेशर में जो है उसको वो शादी कर लेती है। प्रेशर में नहीं बोलूँगी मैं, मतलब ये है कि घर वाले शादी करने के लिए बोल रहे हैं तो कोई मुर्गा ढूंढ लो और उसके बाद अपने आशिक के साथ कंटिन्यू करो। और आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपकी फैमिली में किसी के साथ? यस एब्सोल्युटली। और बस उसकी लड़की की किस्मत ये खराब थी कि उसके उस परिवार का मैं हिस्सा थी। और जब समझ में आया कि इस तरह से उनका चाल चलन है कि घर वालों से बिल्कुल भी बात नहीं करना, अपने पति से बिल्कुल भी अफेक्शन नहीं दिखाना, उसको अपने पास भी नहीं आने देना, तो कुछ महीनों तक तो चला ऐसा। आज के टाइम में संभ्रांत परिवार हैं, सबको पता है कि लड़की अपना जितना टाइम लेना चाहे, कोई ऐसी जोर ज़बरदस्ती वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो लेकिन फिर भी एक शादी के बंधन में आप बंधे हो तो एक बहुत नेचुरल सी बात है कि फिजिकल इंटीमेसी होती है। लेकिन ये क्लासिक ट्रेट है ऐसी महिलाओं का
जो कहीं ना कहीं और इन्वॉल्व होती हैं और बिना मर्जी के अपनी शादी कर लेती हैं जस्ट समाज को दिखाने के लिए कि वो अपनी पति के साथ जो है फिजिकल इंटीमेसी में बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट दिखाएंगी फॉर नो रीज़न एट ऑल। तो धीरे धीरे मतलब कुछ महीने बीते तो काफ़ी ऑड सा बिहेवियर हो गया कि सवेरे अर्ली मॉर्निंग निकल जाना घर से, रात को बहुत लेट आना, वीकेंड्स पे भी बाहर रहना। तो मतलब एक घर को सिर्फ एज अ पेइंग गेस्ट यूज़ करा जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि ये एक कज़न ने बताया कि ये पक्का किसी के साथ इसका अफेयर है और ये पक्का किसी को मैसेज करती है जैसे ही घर से निकलती है, मैंने देखा इसके फ़ोन पे। तो उसके बाद एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी गई, सारे सबूत कैप्चर करे गए। फिर उसके बाद जो है उनको बोला गया कि आप ऐसा कर रही हैं। तो उन्होंने पहले बड़ी आनाकानी करने की वो करी कि नहीं ये तो मेरे भाई जैसे हैं। एक तो किसी भी हद तक जो झूठ बोल सकती हैं महिलाएं, वो किसी भी हद तक जाके क्राइम भी कर सकती हैं एक्चुअली, लेकिन हम लोग बच गए। मैं तो अब ये जो हो रहा है सोनम रघुवंशी का, मैं तो यही सोचती हूँ कि हम लोग तो बच गए, अदरवाइज क्या पता उस हालात तक भी ले जाती वो महिला, इतना झूठ बोलती थी। तो उसने बोला नहीं ये तो मेरे भाई जैसे हैं, आप गलत बोल रहे हो ये वो। हमने कहा हम सारे सबूत कैप्चर कर चुके हैं। तो फिर जब उसको समझ में आ गया कि इनके पास सारे एविडेंसेस हैं, तो फिर उसने बोला कि ठीक है हम आपसी सहमति से अलग हो जाते हैं। तो हमने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप किसी और इंसान से प्यार करती हैं, आपको ये शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन चलो कर लिए तो अब आपसी सहमति से अलग हो जाते हैं। लेकिन उसके परिवार वाले नहीं चाहते थे बिल्कुल भी अलग होना, बट फिर भी चलो वो भी मान गए। उनको भी समझाया गया कि देखिए आपकी बच्ची की जहाँ पे खुशी आप वो करिए। तो पहले तो ये बहुत ड्रामा करती रही, लेकिन बाद में इन्होंने बोला कि ठीक है आराम से जो है डिवोर्स ले लेते हैं। ठीक है बढ़िया, फर्स्ट मोशन फाइल कर दिया डिवोर्स का। फर्स्ट मोशन फाइल करने के 2 महीने बाद कोर्ट से समन आते हैं कि आप तो उसको हर रोज़ पीटा करते थे, आप तो उससे दहेज मांगते थे, मैं उसको हर रोज़ पीटा करती थी। सफ़ेद झूठ, 2 पन्ने पूरा का पूरा सफ़ेद झूठ, हर शब्द हर लाइन सफ़ेद झूठ। जब उसको हम लोगों ने पढ़ा तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई। मैंने कहा इतना झूठ कोई कैसे लिख सकता है। और जब तक आप कोर्ट कचहरी पुलिस थाना नहीं करते हैं ज़िंदगी में, आपको ये लगता है कि यहाँ पे लोग सच बोलते होंगे या यहाँ पे न्याय होता होगा। एक बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है लोगों का कि कोर्ट में क्या होता है, न्यायालयों में क्या होता है। तब तक कभी वो पाला पड़ा नहीं था। तो सबसे बड़ा शॉकिंग चीज़ जो मुझे ये लगा कि कोर्ट से समन आया है तो उसमें इतने सारे झूठ कैसे हो सकते हैं, क्या उन्होंने देखा नहीं कि इसका सच क्या है। बट फिर बाद में पता चला कि नहीं ऐसा नहीं होता है, उन्होंने आपको ये नोटिस भेजा है, ये एलिगेशंस लगाए हैं उन्होंने कि वो डिवोर्स विड्रॉ कर रहे हैं। फिर उसके बाद मीडिएशन में चला गया ये मामला। तो मीडिएशन में बैठते ही वो लड़की और उसकी माँ, जो कि पहले हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे थे कि उनसे गलती हो गई, वो कहने लगे कि हमारे को तो 20 लाख रुपए चाहिए डिवोर्स देने के लिए। अरे नहीं तो हम आपके ऊपर झूठा डाउरी का केस करेंगे, 498 केस करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेंगे, मेंटेनेंस लेंगे, फलाना धमकाना। अपने वकील को लेकर आए थे वो लोग। तो तब बड़ा अचंभा हुआ कि कैसे ऐसे सफ़ेद झूठ बोला भी जा सकता है और ऐसा सफ़ेद झूठ बोल के उगाही करी जा सकती है शादी के नाम पे। जो शादी थी उसमें पूरा डिवीजन था, एक फंक्शन उन्होंने किया, एक फंक्शन हमारे परिवार ने किया, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं हुआ। मुश्किल से मसा 3-4 महीने शादी के हुए थे। जो गिफ्ट भी वो लेकर आई थी वो भी अनपैक्ड पड़े थे, वो भी खोले नहीं गए थे क्योंकि घर में किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी और वो सब कुछ ले गई थी अपना। ठीक है। तो बस एक चीज यहाँ पे जो अच्छी हो गई वो ये हो गई कि ये बात रिकॉर्डिंग पे ले आ चुके थे पहले ही कि वो अपनी ज्वेलरी भी ले गई है। नहीं तो लोग जो है ज्वेलरी वगैरह के नाम के ऊपर तो फिर वो 50 लाख रुपए मांगते। तो हमने तो चाहा कि हम लोग उसको लड़ें, लेकिन उस वाकया के बाद जब मैंने पता करना शुरू किया लोगों से कि भाई ये ऐसे कैसे धमकी दे सकते हैं, ये 498 क्या है, तो एक अलग सी दुनिया मेरे सामने खुल गई। जो वो दुनिया थी जिसके बारे में शायद मैंने कभी सोचा नहीं था, और वो ये है कि आदमियों के साथ क्या हो रहा है। तब तक मैं भी यही सोचती थी, और सोचती क्या थी, मैं हमेशा से बहुत ही बुलंद रही हूँ, बहुत ही मेरा पर्सोना जो है बड़ा लोगों के लिए स्टैंड लेने वाला है, चाहे मैं किसी को नहीं भी जानती। हरियाणा में पली बड़ी हूँ, तो हरियाणा रोडवेज की बसेस में ऐसा बहुत बार होता है कि लड़के बहुत गलत हरकतें करते हैं,
तो मैंने किसी अपनी सामने किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है उसके लिए स्टैंड लिया है, खुद उस इंसान से जो है वो करिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और लेकिन फिर वहाँ पे ऐसे इंसान के ऊपर ये एलिगेशन लग जाना कि आप डोमेस्टिक वायलेंस कर रही हैं और बिल्कुल झूठ, और फिर उसके बाद ये समझ आना कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे पुरुष हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, तो दैट वाज एन ओपनिंग टू अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी। तब तक ये नहीं सोचा था कि एक्टिविस्ट बनूंगी ऐसा कुछ, तब यही सोचा था कि ये जो 498A है ये ऐसा कौन सा काला कानून है। मैंने जब गूगल किया तो कितने लोगों ने सुसाइड करा हुआ है 498A मिसयूज की वजह से, कितने सारे परिवार बर्बाद हो गए। मुझे आज भी वो वाकया भूलता नहीं है जब मैंने सैयद अहमद मखदूम, जो मेरी डॉक्यूमेंट्री में जिनकी कहानी भी है, उनकी 7 मिनट की वीडियो देखी। एक रात को मैंने वो वीडियो देखी जब मैं 498A के बारे में पढ़ ही रही थी और मैं पूरी रात नहीं सो पाई। क्या था उसमें? सैयद अहमद मखदूम ने सुसाइड कर लिया था। उनके ऊपर उनकी पत्नी ने झूठा दहेज का केस किया था और उनका जो 4 साल का बच्चा था उससे नहीं मिलने देती थी। वो उनका बहुत बड़ा दुख था, बहुत बड़ा दुख। और उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो अपने बच्चे से मिल पाएँ, और समाज सेवी थे वो। कनाडा से इंडिया आए थे शादी करने के लिए, कनाडा में वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते थे। ऐसे इंसान के ऊपर आप ये तमगा लगा दो कि तुम तो दहेज लोभी हो, वो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। तो उन्होंने एक 7.5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करी थी। जैसे अतुल सुभाष अब 2024 में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो बता रही हैं ये 2009 का शायद मामला है, 2009 में। सोशल मीडिया चूंकि इतना एक्टिव नहीं था उस टाइम पे। तो उन्होंने भी 7 मिनट की वीडियो बनाई थी, एक पूरा ब्लॉग अपने बेटे के लिए बनाया था, सुसाइड नोट बनाया था, पोएम्स लिख कर गए थे, वो भी पूरी की पूरी तैयारी करके गए थे। तो जब मैंने उनकी वो वीडियो देखी मुझे ये लगा कि मुझे इस सच को समाज के सामने लाना चाहिए। और मैं क्योंकि जर्नलिज्म बैकग्राउंड से थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स कुछ मैंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट बनाई थी, तो मुझे लगा कि डॉक्यूमेंट्री एक बेस्ट माध्यम है। कोई भी फिल्म उस टाइम पर थी नहीं इस इशू के ऊपर, जो कि बड़ी ताज्जुब वाली बात है क्योंकि 498 का मिसयूज़ होते हुए मैंने 2012 में काम किया था, लगभग शुरू किया था, लगभग 30 साल हो चुके थे 498 के मिसयूज़ की बातें होते हुए। लेकिन इतने समय में भी किसी ने कोई सोचा नहीं कि उसके ऊपर एक लार्जर मीडियम पे डिस्कशन हो। तो मुझे लगा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म से शुरुआत करूँगी। लेकिन फिर जब वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी शुरू की तो समझ में आया कि अब भाई बहुत बहुत अनगिनत ऐसे पुरुष हैं जिनके साथ बहुत गलत हो रहा है हमारे समाज में। कानून जो है बिल्कुल बायस्ड हैं। तो बस फिर वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर से कब एक्टिविस्ट बन गई मुझे पता नहीं चला, और अब लगभग 13 साल हो गए हैं, हर रोज़ यही काम करती हूँ। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह के कानून तो बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में? क्योंकि देखिए हम जब भी ये बात करते हैं कि पुरुषों के साथ ज़्यादती हो रही है इन कानून की आड़ में, तो हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं करते कि अभी भी बड़े पैमाने पर तो महिलाओं के साथ मर्द अत्याचार करते हैं। उनके कॉज के साथ, उनकी इस कंसर्न के साथ कोई ऐसा नहीं कि उसे हम कोई डिनाई कर रहे हैं, है ना? लेकिन क्या जब कानून बनाया गया तब इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया गया कि यार आदमी को भी तो कोई राइट दे दो? अगर कोई औरत इल्जाम लगा रही है पति पर कि इसने मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया, इस आदमी ने मेरे साथ रेप किया, तो उस चीज को टेस्टिफाई कैसे किया जाएगा? क्या सिर्फ बोल देने भर से सामने वाले के ऊपर प्रूफ ऑफ बर्डन उस आदमी पर आ गया कि अब तुम साबित करो कि तुमने नहीं पीटा? ये कानून जरूरी है, वाजिब है। एक बहुत बड़ा तबका है महिलाओं का जिनके साथ घरेलू हिंसा भी बहुत होती है। दहेज के लिए आज भी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो मैं एक मेंस राइट एक्टिविस्ट होते हुए कभी नीरज जी ये नहीं बोलती कि ये कानून नहीं होने चाहिए। होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन आप एक महिला के मौखिक बयान को एविडेंस समझ के एक इंसान को जेल में डाल दो, उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो, ये गलत है। गलत है। अब मैं अगर ड्राइव कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं रेड लाइट तोड़ूंगी तो मेरे ऊपर या तो चालान होगा या आगे कोई पुलिस वाला खड़ा होगा जो मुझे पकड़ लेगा क्योंकि मैंने कानून तोड़ा है। बिल्कुल। लेकिन जो महिलाएं झूठे केसेस करती हैं उनको ज़रा भी डर नहीं है ये करने का। मैं आपको उदाहरण की बात करती हूँ। कल ही एक बहुत ही यंग से पिता हैं, उनके साथ मैं चैट कर रही थी। उन्होंने मुझे एक फ़ोटो भेजी। ठीक है। उसमें सामने एक कुर्सी पड़ी है और ऊपर छोटी सी विंडो में उनकी अपनी शक्ल दिख रही है। उन्होंने मुझे बताया कि 3 साल एक झूठा पॉक्सो केस लड़ने के बाद, जो कि उनकी पत्नी ने उनके ऊपर लगाया था, अपने ही बच्चे का यौन शोषण का झूठा इल्ज़ाम,
बीवी ने लगाया अपने ही पति बीवी ने पर? लगाया अपने ही पति पे। 3 साल वो झूठा इल्जाम लड़ने के बाद, जीतने के बाद मुझे अपने बच्चे को देखने की कोर्ट से परमिशन मिली है, तो आज मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि आपको परमिशन मिल गई अपने बच्चे को देखने की, पर बच्चा कहाँ है? तो वो मुझे बताते हैं कि बच्चा कभी आता ही नहीं है, बच्चे को कभी उनकी पत्नी बैठने ही नहीं देती है, यही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनकी होती है। तो मैंने कहा कंटेम्प्ट डालिए कोर्ट में कि वो ये व्यवहार कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे बोला दीपिका जी, जब कोर्ट ने इससे पूछा गया कि आपने झूठा पॉक्सो का केस क्यों डाला एक पिता के ऊपर, तो उसने बोल दिया मुझे तो गलत लीगल एडवाइस दी गई थी। अरे, और वो मान लिया गया। तो किसी के दिमाग में, दिल में क्या डर होगा? पॉक्सो लगाओ, रेप लगाओ, गैंग रेप लगाओ, मोलेस्टेशन लगाओ, कुछ भी लगाओ भाई। दूसरे इंसान से पैसे लेने के लिए या जो भी आप उससे करवाना चाहते हैं वो करवाने के लिए आप कितना भी झूठ बोलो, क्योंकि आप तो निकल जाओगे बाद में ये बोल के कि मैंने तो गलती से लगा दिया, मुझे तो गलत लीगल एडवाइस मिल गई थी। तो कानून बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन कानूनों का जब इस तरह से बेजा इस्तेमाल होते हुए आप देख रहे हैं, सालों हो गए आपको देखते हुए, उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। इसके खिलाफ हमें सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 2 साल में ऐसी 10 जजमेंट्स, कल ही हमारा एकम न्याय फाउंडेशन का जो पोस्ट है मेरी टीम ने पुट आउट किया, पिछले 2 साल में 10 ऐसी बड़ी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं जहां पे उन्होंने कहा है कि 498A का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल 2025 में बैठे हैं हम, 1983 में आया था ये कानून, 40 साल होने को आए हैं, आपको सिर्फ अफसोस हो रहा है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसको लीगल टेररिज्म भी कहा था ना? 2005 में लीगल टेररिज्म कहा था, सुशील कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तो में। सिर्फ कहने भर से क्या होगा? कुछ किया क्यों? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप रद्द कर रहे हैं बकायदा, बिल्कुल झूठे 498A के केस आप सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे रद्द कर रहे हैं, और आप महिला को 1000 रुपए का भी फाइन नहीं दे रहे हैं। तो क्यों नहीं फाइल करेंगी? क्यों नहीं कोई दुरुपयोग करेगा? और ये भाई मैं तो अगर 498 फाइल कर दूं, 2 महीने की शादी है, मैं 498 फाइल कर दूं या सिर्फ धमकी दे दूं, सही बात है। हाँ, और मैं बोलूं 50 लाख रुपए दे दो, कोई बेचारा निम्न सब मतलब सभ्य परिवार होगा, इतनी शर्म में लोग होते हैं, ले लेंगे। क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। तो ये तो उगाही का जरिया बन गया है, और मेरे को इस बात में बोलने में कोई दो राय नहीं है कि कानून बिल्कुल इन महिलाओं के साथ खड़ा होता है ये उगाही करने के लिए। हमारी मीडिएशन सेंटर्स में बकायदा बोली लगाई जाती है। अब तो हमारे पास हमारी कोर्ट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हम लोग को दिखने लगी हैं, तो हाई कोर्ट्स की कितनी वीडियोस वायरल हुई हैं। हाँ जी, कितना देंगे? 25 लाख देंगे, अरे 30 लाख कर दो, अरे 5 लाख रुपए और कर दो। क्या मतलब है ये? मतलब आप कह रही हैं कि उगाही का जरिया बन गया, क्योंकि वकील को भी पता है कि कानून में क्या कमी है, जज को भी पता है, तो आदमी कहाँ जाएगा? और जो घरेलू हिंसा है, फिर आप बोल रहे हैं बढ़ती जा रही है। हाँ, क्यों नहीं बढ़ेगी भाई? अगर आपने कानून को सिर्फ एक पैसे के लेन देन का जरिया बना दिया, अभी वो आर्टिकल आया नहीं है, अभी आएगा 498A में। मेरे फेलो मेंस राइट एक्टिविस्ट है शोनी कपूर जी, उन्होंने एक RTI फाइल करी है। हम लोगों ने, उन्होंने दिल्ली में रेप केसेस और 498A केसेस में क्या कन्विक्शन रेट है, इसके लिए सारी की सारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसमें RTI फाइल करी थी। ठीक है। पिछले 4 साल में रेप के केसेस में सिर्फ और सिर्फ 4% कन्विक्शन है, सिर्फ और सिर्फ 4%। और बाकी 96% का मतलब है कि या तो केस झूठे हैं, या तो केस झूठे हैं, या एविडेंस नहीं था। बट जो हमारा एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत सारी FIRs भी पढ़ी, मेजॉरिटी फॉल्स केसेस हैं। 88 करोड़ कॉम्पेंसेशन गई है रेप विक्टिम्स को पिछले 4 सालों में। 4% कन्विक्शन रेट है, 88 करोड़ कॉम्पेंसेशन गई है, और सिर्फ 6 लाख की रिकवरी हुई है उन केसेस में जहां पे महिला बिल्कुल अपनी बयान से मुकर गई। तो आप केस फाइल कीजिए, आप हॉस्टाइल हो जाइए, आपको सरकार से भी कॉम्पेंसेशन मिल रही है। अगर आदमी का परिवार जो है बिल्कुल टूट गया हो तो उनसे भी आप पैसे ले लीजिए, उसके बाद कोर्ट में जाके हॉस्टाइल हो जाइए, कोई आपको कुछ नहीं बोल रहा। तो इसके कुछ उदाहरण हमें दीजिए। अभी आप एक बातचीत से पहले जिक्र कर रही थी एक महिला का 4% रेप के केसेस में कन्विक्शन है। 498A के केसेस में पिछले 4 साल में दिल्ली में 0.23% कन्विक्शन रेट है। 0 मतलब 1% भी नहीं, yes. 0.25% भी नहीं। यस 45% केसेस क्वॉश हुए हैं हाई कोर्ट में।
तो आप मुझे बताइए कि कानून किस लिए बनाया था? न्याय देने के लिए बनाया था? उगाही कि करने कोई के लिए बनाया था, ऐसा लग कोई रहा है। पति अगर अपनी महिला के साथ घरेलू हिंसा कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, आप उसको पनिशमेंट दीजिए, आप उसको जेल में भेजिए, आप उसको कन्विक्ट करिए अगर उसने ये अपराध किया है। अपराध है ना 498 बिल्कुल बिल्कुल। पर आपने कर क्या दिया? पैसे दीजिए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, 498 कॉश कीजिए। 498 के साथ अभी आज आपसे मिलने के बाद मैं गुड़गांव में एक परिवार से मीटिंग करूंगी। पूरा का पूरा परिवार इस समय भागा हुआ है, भगौड़ा है इस टाइम पे वो परिवार, क्या है? जिसमें एक बुजुर्ग माँ है, एक बुजुर्ग पिता है, उनका बड़ा बेटा है, उसकी पत्नी है, उनका छोटा सा बच्चा है, क्योंकि उनकी बहू ने, छोटी बहू ने उनके ऊपर ना ही सिर्फ झूठा 498 लगाया है, बल्कि साथ में झूठा अटेम्प्ट टू रेप लगाया है अपने ससुर पे और अपने जेठ के ऊपर। कोई एविडेंस नहीं है। वो कह रही है 3 साल पहले मेरे जेठ और मेरे ससुर ने मेरे साथ रेप करने का अटेम्प्ट किया था। उनके पास चैट्स हैं, इतनी सारी चैट्स हैं, जिसमें 1-2 महीने पहले तक वो अपनी सास को बोल रही है कि मम्मी जी मुझे पैसे चाहिए, मम्मी जी मेरा तो परिवार जो है उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती ये केसेस करवा दिए, झूठे केसेस करवा दिए, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अब उसको 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसने ये FIR करवा दी। तो ये जो पैसे की बात अचानक आपकी बातों से लग रहा है आ जाती है, ये इंसान के मन में खुद लालच आ जाता है, या उससे वकील बताते हैं कि भैया आप ऐसा कीजिए, क्यों आप ऐसे ही जाने दे रही हैं, हम आपको पैसे दिलवाते हैं। लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि लड़की के परिवार वाले भी इन सब चीज़ों के लिए क्यों राजी हो जाते हैं? क्या पहले से कोई क्रिमिनल माइंडसेट उन लोगों का रहता है? क्योंकि नॉर्मल सामान्य आदमी, दीपिका जी, आप हो या हम हो, कोई भी आदमी इस तरह से झूठ बोलकर, हम तो किसी ने अगर आपको धक्का नहीं दिया तो आप ये नहीं कह सकते इसने मुझे धक्का दिया। नीरज जी बहुत इजी मनी है ना, समझिए आप। हाँ। बहुत इजी मनी है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने पिछले 1 साल में लगभग 24 लोगों को अरेस्ट करवाया है डेटिंग ऐप स्कैम्स में। ठीक है। मुंबई में 2 क्लब बंद हुए, इंदौर में 1 क्लब बंद हुआ, हैदराबाद में 1 क्लब बंद हुआ। क्या कर रहे थे लोग? डेटिंग ऐप के थ्रू स्कैम चलाते हैं। इसमें 20, 22, 23 साल की, उससे भी कम यंग बिल्कुल लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां इन स्कैमर्स के साथ काम करती हैं। ये डेटिंग ऐप पे लड़कों को मिलते हैं, उनको किसी एक सर्टन क्लब में लेके जाते हैं जिनके साथ इनकी साठगांठ होती है। वहाँ पे लड़की जो है 10 या 12 बिल्कुल एक्सपेंसिव लिकर के शॉट्स मारती है, जिसमें लिकर नहीं होती, पानी होता है। उसके बाद लड़के का बिल बिठवाते हैं 30,000, 35,000, 40,000, 50,000। लड़के को मेनू भी नहीं दिखाया जाता, उसको समझ में नहीं आता, उसको ये लगता है कि ठीक है नॉर्मल ड्रिंक होगी, कितना खर्चा आ जाएगा, 5,000, 6,000, फलाना धमकाना। तो इस तरह से 50-60 हज़ार तक का बिल बिठवाती हैं। आधे घंटे में बहाना बनाती हैं कि मेरे घर से फ़ोन आ गया, मेरे घर पे इमरजेंसी है, मैं निकल रही हूँ। उसके बाद वो फुर हो लेती हैं, उस बंदे को पैसे देने होते हैं। तो ऐसे 25-30 विक्टिम्स ने मुझे अप्रोच किया और मैंने इन क्लब्स को जो है एक्सपोज किया। अब सोचिए, लड़कियां जो हैं पढ़ी लिखी हैं, काम कर सकती हैं, हाँ जॉब कर सकती हैं, पैसा कमा सकती हैं, अच्छा, लेकिन नहीं, ये क्विक मनी है, इजी मनी है। इसमें एक टेबल बोलते हैं, जो लड़के को बुलाया जाता है और जो बकरा बनाया जाता है उसको टेबल बोलते हैं। क्योंकि जब मैं पूरा इन्वेस्टिगेट कर रही थी और एक्सपोज कर रही थी, तो कुछ ऐसे लोग थे जो इन स्कैमर्स के साथ काम कर चुके थे, लेकिन उनका अपने ही स्कैमर्स के साथ पैसे का लेन देन के ऊपर झगड़ा हो गया, तो वो उन्होंने हमें कांटेक्ट कर लिया। तो उन्होंने हमें बताया कि पूरी मोडस ऑपरेंडी क्या होती है। तो टेबल बोलते हैं, तो हर टेबल का उस लड़की को 20% मिल रहा है। तो सोचिए आप कितने हजार वो डेली कमा रही है, तो मेहनत क्यों करनी है। तो ऐसे ही शादियों में भी किसी भी वजह से शादी टूट गई, किसी भी वजह से शादी टूट गई, तो एक तो ये है कि ये केसेस फाइल कर दोगे तो समाज में ये बता पाओगे कि हमारी तो लड़की बड़ी अच्छी है। हाँ। वो हरामी निकले, वो खराब निकले, वो दहेज लोभी निकले, उन्होंने हमारी बच्ची को प्रताड़ित किया। तो एक तो सोशल आप अपने आप को विक्टिम दिखाओगे, और दूसरा आपको पैसे भी मिलेंगे। तो क्यों नहीं करेगा कोई। आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, आज के समय पे अब ये सोनम रघुवंशी जैसे, मुस्कान जैसे केसेस हो गए हैं, तो लोग बोलते हैं ऐसे महिलाएं कैसे हो रही हैं, ऐसे महिला। अरे भैया, आप महिलाओं को उद्दंड होना इंसेंटिवाइज कर रहे हो। शादी करो, तोड़ दो, ह्यूज एलिमनी लो, झूठे केसेस कर दो, कोई रेपरकशन नहीं है। इतने सारे हम लोग केसेस देख रहे हैं। ये तो चलो डिवोर्स वगैरह की बात हो गई। आज ही मैंने एक पोस्ट शेयर करी है जिसमें एक आदमी है
जो किसी तो जन सुनवाई में जाके गुहार लगा रहा है कि उसकी पत्नी अपने लवर के साथ भाग गई है और बच्चे बेचारे, दो उसकी बच्चियां हैं, वो तड़प रही हैं, रो रही हैं। तो अब मैंने लिखा उस आर्टिकल को शेयर करते हुए कि हमारा कोर्ट बोलता है कि एक पुरुष का कानूनी और मौलिक और मॉरल हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पत्नी और अपने बच्चों का देखभाल करना, मेंटेनेंस देना, उनको एक बेहतर जिंदगी देना। पत्नी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जरा बताएगा कोई कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो अपने बच्चों को भी छोड़ के जा सकती है, वो अपने पति को भी छोड़ के जा सकती है, उसको कोई कंपेल भी नहीं कर सकता वापस आने को, उसको कोई कंपेल नहीं कर सकता कि जिनको तुमने जन्म दिया है उनको तुम मेंटेन करो, नहीं, कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। तो आप सारा का सारा जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ही जेंडर पे डालोगे, दूसरा जेंडर तो दंड होएगा ही होएगा। फिर हैरानी क्यों कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ये भी बताइए कि जैसे किसी लड़की ने अगर कोई झूठा केस किया अपने पति पर और बाद में साबित हो गया कि झूठा है, कानूनी तौर पर देखें तो कई सेक्शन है, 211 है, 182 है, 120 है, लेकिन क्या अदालत बाद में इंश्योर करती है इस चीज को कि इस महिला ने झूठा आरोप लगाया, इस आदमी की जिंदगी खराब की, इसकी सामाजिक छवि खराब की, अब इस पर भी केस चलना चाहिए? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत कम केस या ना के बराबर ऐसा देखा है कि बाद में अदालत ने उस महिला को सजा दी हो जिसने झूठ बोला है। मेरे को ये काम करते हुए 13 साल हो गए नीरज जी। 498 के ऊपर रिसर्च करते हुए मुझे बहुत साल हो गए। मैं इनफैक्ट अभी एक प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल की डिबेट पे थी, जिसमें एक वकील आए हुए थे और वो कह रहे थे कि देखिए कानून जो हैं ये है वो है, जेंडर न्यूट्रल हैं, ये सब हैं, मिसयूज़ होता है, हर कानून का होता है। तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा, और क्रिमिनल लॉयर हैं। मैंने कहा 40 साल हो गए हैं इस कानून को आए हुए, 4 औरतों का पता है आपको जिनको 498A का मिसयूज करने के लिए पनिशमेंट मिली हो? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं बोल पाए, वो कोई शब्द नहीं थे उनके पास। वो बोल रहे हैं नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं है कोई। मैंने जैसे झूठे रेप केसेस में तो अब फिर भी हम लोग देखने लग गए हैं कि थोड़ा बहुत कुछ कानून, कुछ अदालतें हैं, कुछ जज हैं जिन्होंने आगे बढ़ के इसको एड्रेस करने की कोशिश की और महिला के खिलाफ भी कार्यवाही करने का ऑर्डर दिया है। या कुछ ऐसे केसेस इक्का दुक्का भी आए हैं जहाँ पे किसी महिला को 4 साल की सज़ा हो गई, 6 साल की सज़ा हो गई झूठा रेप केस करने के लिए। बट 498A के झूठा केस करने के लिए किसी महिला को सज़ा मिली हो, मैं ऐसा एक भी केस नहीं जानती, एक भी केस नहीं जानती। हाँ, अगर पति और उसका मतलब ये है, माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूं, इसका मतलब ये है कि कानून ही ऐसी महिलाओं को फ्री रन दे रहा है। वो कह रहा है कि तुम डरो मत, अगर तुम झूठी भी साबित हो गई तो हम तुम्हें जेल नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए धड़ल्ले से जो करना करो। इससे तो यही लग रहा है ना कि कानून ही चाहता कि हाँ भैया हो, जज भी ये चाह रहे हैं और वकील भी ये चाह रहे हैं कि ऐसा ही हो। नीरज जी, मैं आपको हैरानी की बात बताती हूँ कि परसों की इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें ऐसे ही मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ने महिला ने अपने देवर के ऊपर या जेठ के ऊपर झूठा गैंग रेप का केस लगाया है। देवर पर? हाँ, गैंग रेप का झूठा। आप समझेंगे गैंग रेप क्या होता है, आपका दिमाग खराब हो जाता है गैंग रेप शब्द सुन के। किसी महिला के साथ अगर गैंग रेप हुआ है, मैं सोच भी नहीं सकती कि उस महिला के साथ क्या बीतती है। और यहाँ पे इस महिला ने झूठा गैंग रेप का एलिगेशन लगाया क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वो केस क्वॉश कर दिया कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे। अरे कॉम्प्रोमाइज आप गैंग रेप का केस में कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हैं? आप क्या मैसेज दे रहे हैं इस कंट्री में कि आप मैट्रिमोनियल कह रहे हैं क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, महिला ने कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है तो ये केस तो आगे चलेगा नहीं, तो इसलिए इसको क्वॉश कर देते हैं। पहले आप महिला से पूछिए कि तुम इतने गंभीर मामले में समझौता कैसे कर रही हो। अरे भैया, आप उसको 6 महीने की सजा क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ। क्या गैंग रेप ऐसे ही बोल सकती है कोई महिला? मतलब महिलाएं कुछ भी बोल सकती हैं, कितना भी झूठ बोल सकती हैं, और उसके बाद आप ये बोले। अब देखिए, किसी पिता के ऊपर झूठा पॉक्सो का केस लगा देना, वो महिला बोल रही है कि मुझे लीगल एडवाइस दी गई, इसका मतलब उसके दिमाग में रत्ती भर भी ये कॉग्निजेंस नहीं है कि शायद मुझे भी सजा हो जाएगी कल कि मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और आप बिल्कुल बोल रहे हैं कानून जो है फ्री रन देता है, बट दिस इज सेटिंग अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट इन द सोसाइटी। दिस इज ब्रेकिंग द सोसाइटी एंड आई एम सॉरी टू से दैट आवर कोर्ट्स आर इन कल्यूजन विद दिस ब्रेकडाउन। बिल्कुल। और आप एक किस्से का और जिक्र कर रही थी, एक महिला का जिसने अलग अलग शहरों में कई मर्दों पर रेप के केस दर्ज करवाए।
वो क्या कहानी थी? और उसमें मेरा एक सवाल ये भी है कि जब अगर एक ही महिला ये कहती कि 8 लोगों ने मेरे साथ रेप किया, तो एक पॉइंट पर आकर कहीं जज ये नहीं पूछता कि भैया तुम्हारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? तो क्या किस्सा था वो बताइए, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए कि क्या कुछ समाज में चल रहा है और कैसे वो खुद को बचा सकते हैं। मैं पिछले कुछ सालों से वैसे तो मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक पूरी बनाई है, इंडिया सन्स, जो कि झूठे रेप केसेस के ऊपर है। मेरी पहली फिल्म थी 498 मिसयूज के ऊपर, जिसका नाम मार्टर्स ऑफ मैरिज है। बट मार्टर्स ऑफ मैरिज बनाने के दौरान नीरज जी, 2012 में जैसे मेरी शुरुआत हुई, 2012 में निर्भया हुआ था, ठीक है, और 2013 में पूरा का पूरा रेप लॉज का ओवरहॉल हो गया था। तो हालांकि 4 साल 2012 से 2016 में बना मार्टर्स ऑफ मैरिज रही थी 498 के मिसयूज पर, लेकिन ज्यादा जो केसेस हमारे पास आने लगे वो झूठे रेप केसेस आने लगे। तो मुझे समझ में आ गया कि भैया अब ये 376 जो है या रेप का कानून जो है, ये सेम 498 के ट्रैक पे है। तो मैंने तब डिसाइड किया कि इसके बाद जो मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊंगी वो झूठे रेप केसेस पे बनाऊंगी, और उसके बाद इंडिया सन्स के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। तो क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे केसेस ऑन ग्राउंड जाके कवर करती हूँ, उजागर करती हूँ। रोहतक सिस्टर्स वाला मैंने केस किया था, वो बड़ा वायरल हुआ था। तो बहुत सारे लोग मेरे को अप्रोच करते हैं मदद के लिए। 2021 से मेरे पास एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ केसेस आने लग गए, जहाँ पे एक ही लड़की ने अलग अलग लड़कों के ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज कराया है, 2 महीने के गैप में, 6 महीने के गैप में, 1 साल के गैप में। और ऑलमोस्ट जितने भी केसेस हैं उसमें सब लड़कों को बोलती हैं, मतलब एलिगेशन क्या लगाते हैं कि इन्होंने मुझे शादी का झांसा देके मेरा रेप किया। तो 1 से शादी का झांसा ले लिया, 2 से शादी का झांसा ले लिया, 3 से ले लिया, 4 से ले लिया, 5 से ले लिया, 6 से ले लिया। आप जहाँ से मिशन पे निकली हुई ली जा रही हैं और आपकी FIR भी दर्ज हो रही है, और वो बंदा जेल भी जा रहा है। आप मानेंगे, गुड़गांव में हमने एक लड़की को अरेस्ट कराया था। उसने 1 साल में 9 अलग अलग लड़कों के ऊपर 9 थानों में 9 बलात्कार के मुकदमे करे थे, सबके ऊपर ये बोलते हुए कि इन्होंने मुझे शादी का झांसा दे दिया। अब थोड़ा हंसी आएगी आपको ये सुन के, लेकिन सोचिए उन परिवारों के ऊपर, उन लड़कों के ऊपर क्या बीतती है। लेकिन एक समय पे गुड़गांव की भोंडसी जेल में 4 लड़के साथ में थे एक ही लड़की के द्वारा बलात्कार के केस में। माफ कीजिए, बीच में रोक रहा हूँ। ऐसे में अगर एक ही लड़की, आप कह रहे हैं कि 9 लड़कों पर केस करती है, तो किसी पॉइंट पर पुलिस उससे नहीं पूछती कुछ है भी कि नहीं, भैया ये तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है? कुछ भी नहीं। इसका मतलब तो सिस्टम मिला हुआ है। बिल्कुल, ये तो आपने नहीं पूछ ही नहीं सकते ना, एक्सटॉर्शन का जरिया बना लिया ना। नहीं पूछ ही नहीं सकते ना आप कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं पूछ सकते आप। महिला अगर जाके रेप की स्टेटमेंट लिखवा दे, आप उससे सवाल जवाब नहीं कर सकते। कर सकते हैं, कानूनी तौर पे करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। कॉमन सेंस नहीं अप्लाई कर रहे, 0% इन्वेस्टिगेशन। और मैं आपको बताऊंगी और केसेस। तो ये गुड़गांव में हुआ। फिर एक परिवार ने अप्रोच किया जबलपुर मध्य प्रदेश से, वहाँ पे भी एक महिला ने ऐसे अलग अलग लड़कों के ऊपर 6 रेप के केस के मुकदमे करे हुए थे। और आप हैरानी की बात सोचिए नीरज जी, इस लड़की ने पहला जो लड़का था उसको ये धमकी देके कि मैं तेरे ऊपर रेप का केस कर दूंगी, उससे जबरदस्ती शादी करी। अच्छा, रेप का केस का मुकदमा लगाया, कॉम्प्रोमाइज किया, उससे शादी करी। शादी करने के बाद दोबारा से उसके ऊपर रेप का मुकदमा लगा दिया, ये बोलते हुए कि इसने तो मुझसे शादी सिर्फ ये रेप के केस से हटने के लिए की थी, इसने तो मेरा रेप किया है। तो 2 उसके ऊपर मुकदमे हो गए। उसके बाद लेकिन शादीशुदा तो वो हो गई, शादी कर ली उसने, डिवोर्स तो नहीं हुआ ना आपका। हाँ। शादीशुदा तो आप हैं। उसके बाद उसने 4 और लड़कों के ऊपर रेप केस लगाया कि इन्होंने मुझे शादी का झांसा दिया। तो मतलब शादीशुदा महिला भी जाके रेप का केस दर्ज करवा रही है कि इन्होंने मुझे शादी का झांसा दिया। इतना ज्यादा रिडिकुलस चीजें हो रही हैं कि हंसी आती है कि आपने फिर अगेन मैं माफ कीजिए क्योंकि सवाल आ रहा है तो रुक नहीं पा रहा हूँ। एक शादीशुदा महिला अगर पुलिस के पास जाकर ये कह रही है कि इसने शादी का झांसा देकर मेरे पर किया, तो पुलिस उससे पूछ नहीं रही कि तुमने शादी का झांसा लिया क्यों, तुम तो ऑलरेडी मैरिड हो। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और आप कह रहे हैं कि ऐसे एक नहीं 4 केस किए उसमें। ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं क्वॉश होने के लिए। सुप्रीम कोर्ट नईम अहमद में और बहुत सारी केसेस में ये बोल चुका है कि शादीशुदा महिला शादी का झांसा नहीं ले सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो क्या हो गया, नीचे FIR तो दर्ज हो रही है, बाकायदा दर्ज हो रही है। गाजियाबाद में मैंने एक आदमी को मदद की, उस केस मुकदमे को खत्म भी हम लोगों ने करवाया। महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी इस आदमी के साथ 6 महीने, और उसके बाद इसको बोलती है कि मुझसे शादी कर लो नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप का केस करूंगी। वो बोल रहा है अपने पति से तलाक ले लो, तुम कर लूंगा मैं शादी। नहीं, उससे तलाक भी नहीं लेना।
तेरे साथ शादी भी करनी है, और वो जाके पुलिस थाने में बैठ रही है कि मेरे को रेप का केस कराना है। पुलिस उसको इतना नहीं बोल सकती कि मैडम आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, आप कैसे रेप की एफआईआर दर्ज करा रही हैं? करती है पुलिस, एफआईआर दर्ज करती है, क्योंकि पुलिस बाउंड है एफआईआर दर्ज करने के लिए। और वो लड़का जो है मारा मारा फिर रहा है। हालांकि थैंक्स टू गाजियाबाद पुलिस, उन्होंने वो केस क्लोज किया, और लेकिन उस महिला ने जो है प्रोटेस्ट पिटिशन वगैरह डाल दी। लेकिन आप ये देखिए कि बिल्कुल, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इम्प्लीमेंटेशन क्या है ये। नहीं, लेकिन यहाँ मैं ये सवाल पूछूंगा, ऐसे कई मामलों में हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन भी है, स्टेटमेंट भी है, कुछ दिन पहले भी था कि ये शादी का झांसा देकर जो आप बात कहते हैं और 6 महीने बाद आप कंप्लेन करते हैं, सही नहीं है। क्या अगर हाई कोर्ट किसी एक केस में इस तरह स्टेटमेंट देता है या उसकी ऑब्जर्वेशन है, तो बाकी जगह पुलिस की मजबूरी नहीं हो जाती कि उस तरह के केसेस को एंटरटेन ना करे? नहीं। तो फिर उस तरह की ऑब्जर्वेशन या स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? पुलिस बिल्कुल बाकायदा अच्छी जांच करके, लड़के के भी एविडेंसेस लेके, लड़की अगर कोई प्रूफ देती है तो वो भी साथ में लगा के, एक प्रॉपर एनालिसिस करके, इन्वेस्टिगेशन पूरी की पूरी करके, फाइनल रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर सकती है, बाकायदा कर सकती है। और उसमें ये ग्राउंड्स बता सकती है कि इस हाई कोर्ट में ये जजमेंट थी, इस हाई कोर्ट में ये जजमेंट थी, ये महिला कह रही है कि इस दिन इसने शादी का झांसा दिया, लेकिन इससे 4 दिन पहले तो ये ऑलरेडी होटल जा चुके थे। कर सकती है पुलिस, फाइनल रिपोर्ट फाइल कर सकती है और कह सकती है कि प्राइमा फेसी हमारे को नहीं लगता कि ये क्राइम हुआ है, हम इसलिए क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते, लेकिन नहीं करती। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं करती। मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में एक जगह पे सब पुलिस ऑफिसर्स को दिखाई। वहाँ पे काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स ने मेरे को बहुत एडमायर किया कि मैम आप ऐसा काम करिए, हम तो हर रोज़ ये केसेस देखते हैं और बहुत ज़्यादा मिसयूज़ है। तो उन्होंने मेरे नंबर ले लिए। तो उसके काफ़ी दिनों बाद एक जनाब का मेरे पास फ़ोन आया कि मैम मैं आपसे बात डिस्कस करना चाहता था। आपने उस दिन हमारे को इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली कि हम फाइनल रिपोर्ट फाइल कर दें, झूठा केस लग रहा है तो हम कोर्ट में जो है चालान पेश करने की बजाय खारिजी हम लगा दें। पर मैम आप सुनिए मेरे साथ क्या हो रहा है। एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में महिला बोलती है कि मेरे देवर ने 4 साल पहले मेरा रेप किया था, और कहती है कि इस डेट को किया था। कहते मैम 4 साल पहले उस डेट को दिवाली थी और सब लोग घर पे थे। ऐसे में कोई किसी का रेप कैसे कर सकता है? बिल्कुल। और अगर हुआ था तो ये 4 साल के बाद ये दर्ज करा रही है। तो मुझे साफ पता चला, और उसके बाद भी इनके संबंध बिल्कुल सही थे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देवर भाभी पूरा परिवार जो है साथ में थे, फोटोग्राफ्स वगैरह सब उनके परिवार ने मुझे लाके सबूत दे दिए कि ये गलत इल्ज़ाम लगा रही है। तो मैंने फाइनल रिपोर्ट फाइल कर दी कि ये रेप का जो मुकदमा है ये झूठा प्रतीत हो रहा है। मैंने कोर्ट में रिपोर्ट फाइल कर दी। जज मुझे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम कौन होते हो ये बोलने वाले कि ये रेप नहीं हुआ है, मैं डीजीपी को तुम्हारी शिकायत करूंगा। बताइए। बोलता मैम मैं क्या करूं, अब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं थे। उसे भी तो अपनी नौकरी करनी है। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं थे, मैं क्या बोलूं उनको। मैंने कहा सर मैं आपको क्या बताऊं, आप क्या करो। लेकिन आई एम श्योर कि अगर ये मैटर और ऊपर कोर्ट तक जाएगा तो उस जज को कहीं ना कहीं सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि अगर सिर्फ महिला ने जो बोला उसकी स्टेटमेंट्स के बेसिस पे 161, 164 लगा दो। मेडिकल वो अगर करवाती है तो करवाती है, नहीं करवाती है तो उसकी मर्जी है। अच्छा, ये भी ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मैं गुड़गांव वाली केस का मैं बता रही हूँ, उसमें बहुत सारे केसेस में उसने मेडिकल नहीं करवाया था। नहीं करवाना, मर्जी है उनकी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मेडिकल कोई जरूरी नहीं है। और मेडिकल करवाएंगी भी तो क्या होगा, जो बोल रही है 6 महीने से शादी का झांसा दे के बलात्कार कर रहा था, उसमें मेडिकल में क्या आएगा? कंसेंशुअल था वो, सब कुछ कंसेंशुअल था, लेकिन वो बोल रही कि शादी का झांसा दे के करा था, तो उसमें मेडिकल में तो कुछ आएगा नहीं ना। तो एनी विच वेज, तो मेडिकल दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एफआईआर 164 की स्टेटमेंट, इसमें चार्जशीट फाइल कर देते हैं। ओनली दिस, ओनली एंड ओनली दिस। सिर्फ महिला विटनेस है और 4 पुलिस अधिकारी जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी है या नाम की इन्वेस्टिगेशन करी है, बयान वगैरह लिए हैं, वो विटनेस है, और कोई विटनेस नहीं है। ऐसे हजारों केसेस हैं। ये करना उनके लिए बहुत आसान है, बट आप प्रूव करो, सबूत लगाओ, इसकी पूरी चैट्स लगाओ, उसकी पूरी चैट्स लगाओ, लोगों से जाके पता करो, होटल वाले से जाके पता करो, हाँ जी भाई सीसीटीवी दे दो, सीसीटीवी लगाओ, और खुद की मर्जी से हंसती हुई जा रही है, हंसती बाहर आ रही है।
उसमें एक तो मेहनत लगती है, हाँ। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर जब आप फाइल कर दोगे क्लोजर रिपोर्ट, आगे से जज ने 4 सवाल और आपसे पूछने हैं। हाँ। फिर अगर उनको कुछ गड़बड़ लगी फिर वो आपको दौड़ाएंगे। तो एक जो पूरा का पूरा सिस्टम है, एक नेक्सस बन चुका है। मतलब हाँ, मतलब नेक्सस नहीं बोलूंगी मैं, वो एक ऐसा बन चुका है कि चलने दो ऐसा ही। मतलब जो एक फॉल्सली नेक्सस वर्ड मैंने इसलिए दीपिका जी यूज किया कि सपोज अगर हम ये कहें, जैसे अतुल सुभाष के केस में उन्होंने साफ कहा कि जज भी उन पर ताने मार रही थी, ठीक है, हाँ, और पुलिस आप कैसे काम करती है हम जानते हैं, ताने मार रही थी, पैसे मांगते हैं। हाँ, अगर मैंने पुलिस वाली को अरेस्ट करवाया हुआ गुड़गांव में। हाँ बिल्कुल, अगर कोई महिला जाके शिकायत करती है पुलिस से और पुलिस को पहली बार में समझ आ जाता है कि हम तो 2 पैसे बना सकते हैं, जज को समझ आ जाता है कि मैं भी इसमें 2 पैसे बना सकता हूँ, फिर वो उस तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे कहाँ, जब जिसमें गुंजाइश हो कि आदमी बेचारा बेकसूर निकल जाए। ये तो उनके लिए कमाई का मौका है। बिल्कुल। और दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं जब इस तरह के केस सामने आते हैं, भले अतुल सुभाष का हो या पीछे मेरठ का केस था या अभी जो हमने सोनम का दिया, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि यार ये तो बहुत गिने चुने मामले हैं, 2 4 5 मामले हैं, तुम इसको ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बताते हो जैसे सोसाइटी में बहुत बड़े लेवल पे सब कुछ चल रहा है। आप तो दिन रात इन्हीं इस तरह के मामलों को देखती हैं, ये बताइए क्या ये अभी भी एक्सेप्शन है या आप कह रही हैं कि ये बहुत बड़े लेवल पे बनता जा रहा है, या इसे मैं तो ये नहीं कहूँगा कि नॉर्म बन गया, नॉर्म बनने का मतलब है कि हर दूसरी औरत कर रही है, लेकिन ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है? नीरज जी देखिए, 498 के लगभग, या जो अब 85-86 BNS हो गए, उसके साल में 1.25 से 1.5 लाख केसेस फाइल होते हैं, FIR दर्ज होती हैं। उनके पीछे कितने सारे थानों में जाके कॉम्प्रोमाइज होके FIR नहीं हुई, थाने के लेवल पे ही सेटल हो गए, उनका तो कोई आंकड़ा है ही नहीं। और रेप के जो मुकदमे हैं वो 30 से 35 हज़ार हैं। मॉलेस्टेशन के जो मुकदमे हैं वो 75 से 80 हज़ार हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनके जो पूरे टोटल आंकड़े हैं वो हैं 3.5 से 4 लाख, जो टोटल क्राइम अगेंस्ट वुमेन का हमारा डेटा है। मैं कहती हूँ अनरिपोर्टेड भी ले लो, ठीक है, इतना ही नंबर में अनरिपोर्टेड भी ले लेती हूँ। 8 लाख, 150 करोड़ की पॉपुलेशन में 8 लाख महिलाओं के साथ, या 10 लाख, या मैं 15 लाख भी बोल दूं, 20 लाख भी मैं बोल देती हूँ, हो रहा है, तो एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन के साथ तो नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा बिल्कुल। बट आप कभी इसको उस पर्सपेक्टिव से देखते हो? नहीं देखते। आप ये पर्सपेक्टिव तब क्यों लेकर आते हो जब हम पुरुषों की बात करते हैं? चाहे 5 के साथ हो रहा है, चाहे 500 के साथ हो रहा है, चाहे 5000 के साथ हो रहा है, क्या वो इक्वली प्रोटेक्टेड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से? हैं। सही बात है। क्या उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है? हैं। जस्ट बिकॉज वो आदमी हो जाते हैं आप ये बोलने लग जाते हैं कि अरे ये तो 5000 ही सिर्फ आंकड़े हैं। क्यों? वो इंसान आदमी नहीं है, उसके इमोशंस नहीं है, उसकी जिंदगी नहीं है। आपने जिंदगियां बर्बाद कर दी इतनी सारी। अभी मैं आपको जो मैंने कल वीडियो डाली है और मैंने पूरा अपनी पुरजोर जोर लगा दिया उस केस के बारे में आपको बताती हूँ। बॉम्बे में एक एडवोकेट है, ये लड़की, औरत, वो 2000 पिछले 7-8 साल में 4 रेप के मुकदमे कर चुकी है। सारों में यही बोलती है शादी का झांसा। खुद एडवोकेट है, वो खुद एडवोकेट है। सारों में बोलती है शादी का झांसा। और इतनी ज्यादा वाहियात इंसान है ये, जिसके ऊपर भी इल्जाम लगाती है उसको पूरा खत्म कर देती है। उसके एम्प्लॉयर को लिखेगी, उसके परिवार को सारे को बताएगी, जगह जगह पे उसके मैसेजेस डालेगी। एक आदमी 4 साल जेल रह चुका है झूठे इल्जाम पर। मैं उसको झूठा बोलूंगी, हालांकि वो अभी प्रूव नहीं हुआ है। जो पहला जिसके ऊपर उसने इल्जाम लगाया था वो बरी हो चुका है, वो भी झूठा था। दूसरे के ऊपर वही शादी का झांसा, तीसरे के ऊपर भी, चौथे के ऊपर भी। जो दूसरा वाला है वो 4 साल जेल में रहा, जो तीसरे वाला है वो 6 महीने जेल में रहा। चौथे वाले के अभी संडे को भाई को अरेस्ट करवा दिया उस महिला ने। भाई को, आप सोचिए, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था कि ये मेरी इससे शादी करवाएंगे। अरे सोचिए हमारे देश में मतलब चल क्या रहा है। मैंने जो वीडियो डाली मेरे को ऑलमोस्ट रोना आ गया, जबकि मैं वो इंसान मेरा कुछ नहीं लगता, जो जेल में गया अरेस्ट होकर बैठा हुआ मेरा कुछ नहीं लगता, लेकिन मुझे फ्यूचर दिख रहा है कि अब ये जो शादी के झांसे वाले केसेस हैं ये 498 की तरह पे चलेंगे, पूरे परिवार का नाम डाल दो।
माँ का भी, बाप का भी, भाई का भी, कि इन्होंने बोला कि ये मेरी शादी करवाएंगे लेकिन शादी नहीं करवाई, तो बताओ इनके ऊपर सेक्शन 69 और 376 आप लगा रहे हो। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक जायज है? वो जो इंस्पेक्टर था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर ये आप बहुत गलत कर रहे हो। मैंने कहा उस आदमी का नाम भी एफआईआर में नहीं था। आप सोचिए नीरज, बताइए। वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में जाके बोल रही है कि इसके बड़े भाई ने भी बोला था कि आप, मैंने कहा आपने उनको किस चार्ज में अरेस्ट किया? तो कह रहे हैं अबेटमेंट ऑफ रेप। मैंने कहा आप सुन भी रहे हैं अपने आप को, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ। मतलब कल को मैंने, मान लो अगर किसी लड़की को बोल दिया कि मैं तेरी अपने भाई से शादी करवाऊंगी, हाँ। और वो शादी नहीं हो पाती है, तो आप मुझे भी रेपिस्ट बोल दोगे क्या? फिर उसके बाद हम लोगों ने सीपी साहब को भी हम लोग केस लेकर गए और हम लोगों ने बोला। तो जो मैं बात ये बोल रही हूँ कि वो जो आदमी आज जेल में है, हाँ। वो जेल से बाहर आके अगर सुसाइड कर ले, ठीक है, तो क्या उसकी जिंदगी मायने नहीं रखती? बिल्कुल। क्या 10 लोग अगर जेल के अंदर हैं, जो आदमी हैं झूठे केसेस में सड़ रहे हैं अंदर, क्या उनका दर्द अलग है किसी ऐसी महिला से जिसको उसके पति ने बहुत बुरी तरह से पीट दिया हो? मुझे तो नहीं लगता कोई उनके दर्द में कोई। यहाँ एक सवाल दीपिका जी ये भी आता है कि जो कानून की जो बेसिक स्पिरिट है, जिसमें हम ये कहते हैं कि भले ही 100 गुनाहगार जो है वो छूट जाए, लेकिन एक भी बेगुनाह को नहीं होनी चाहिए, तो वो जो कानून की स्पिरिट है वो इन मामलों में क्यों लागू नहीं होती? नहीं हो रही। और देखिए, क्योंकि यहाँ से उगाही का जरिया बना हुआ, उगाही का जरिया बना हुआ है, और उगाही के साथ साथ अब तो ये हो गया है लेकिन नीरज जी उगाही की, के जरिए में भी मेरा सवाल ये है कि उगाही का जरिया हो सकता है वो अदालतों के लिए बनाओ, पुलिस के लिए बनाओ, लेकिन कानून बनाना तो सरकारों का काम है। क्या सांसदों तक या सरकार तक ये शिकायत नहीं पहुंचती है, कानून जो मंत्रालय उस तक शिकायत नहीं पहुंचती कि भैया ये क्या, इसको चेंज करो? उस बारे में क्या सरकार कोई सीरियसली कोई कदम नहीं उठाती? 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि हम आपको बार बार बोल चुके हैं 498 का बहुत मिसयूज है, आप कुछ करो, ठीक है, तो अर्जुन सिंह मेघवाल जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग देख रहे हैं इसको। 1.5 साल हो गया, अतुल सुभाष की सुसाइड हो गई, सारा कंट्री रोया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो रीता कौशिक के खिलाफ एक इंक्वायरी भी नहीं शुरू हुई। मैं आपको कंपैरिजन देती हूँ, हालांकि किसी भी क्राइम में कंपैरिजन नहीं होता, हर लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक आयशा का केस था अहमदाबाद का, अगर आपको याद हो, उसने साबरमती रिवर में वो डूब गई थी, अपनी जान दे दी थी, वीडियो रिकॉर्ड करके गई थी, उनके पति ने उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया, और ये सब बहुत मीडिया में वो केस डिस्कस हुआ था। उसका क्या रिजल्ट हुआ? 1 साल में ट्रायल हुआ, कन्विक्शन हुई, उसको, उसके पति को 10 साल की सजा मिली है। मैं आपको भी यहाँ पे बैठे बैठे 15 सुसाइड के केसेस बता देती हूँ जिसमें मैं परिवारों से जुड़ी हुई हूँ। कोई 7 साल से लड़ रहा है, कोई 8 साल से लड़ रहा है, कोई 9 साल से लड़ रहा है, वो भी वीडियो छोड़ के गए थे, वो भी सुसाइड नोट छोड़ के गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रीजन क्या उसका? क्योंकि एम्पैथी या जो स्पिरिट है कि एक ह्यूमन लाइफ इंपॉर्टेंट है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिसिंग है जब कोई पुरुष के साथ गलत होता है एज कम्पेयर टू जब कोई महिला के साथ गलत होता है। अतुल के केस में योगी जी वैसे तो बहुत सारे केसेस की कॉग्निजेंस ले लेते हैं जो मीडिया में आता है। क्या योगी जी ने नहीं देखा होगा अतुल सुभाष के केस के बारे में? योगी जी ने एक शब्द नहीं बोला। रीता कौशिक के खिलाफ एक इंक्वायरी करा दें आप, उसका पहला नाम लिखा है उसने, 5वां नहीं, पहला। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं कि एक जज जो है वो अपने सोलेम ओथ के बाद ये बोलती है कि तू मुझे 5 लाख रुपए दे दे, मैं तेरा मामला अभी सेटल करा दूंगी। और ये बोल रही है, अरे सुसाइड की बात कर रहा है, उसके ऊपर हंस रही है। क्या उनके ऊपर एक इंक्वायरी भी नहीं बनती? नीरज जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। आप और ये लोग अभी भी सिस्टम एक्टिव है। यस, आप ऑफिसर्स को सस्पेंड करा देते हो। मुझे याद है बॉम्बे हाई कोर्ट की एक जज हैं, उन्होंने 1-2 जजमेंट्स ऐसी बोल दी थी जो कि महिलाओं के विरोधी लगी थी लोगों को, बहुत या बहुत अटपटी लगी थी, तो उनकी प्रमोशन तो कैंसिल हो ही गई, उनको निकाल दिया गया जुडिशरी से। ठीक है, तो अगर महिलाओं के आपको लग रहा है कि एंटी कुछ कोई कर रहा है, उनको हमारे को सिस्टम से निकालना जरूरी है, तो आप इस महिला के ऊपर एक इंक्वायरी भी इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। ये दबात क्यों? ये डिफरेंस क्यों? ये एम्पैथी में या एक ये आप एक्शन ले, उसमें डिफरेंस क्यों? तो मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है, और जाहिर आई डोंट नो कि रीजन क्या है। एक रीजन जो मुझे समझ में आता है, जो इस तरह के आपने सारे काम किए, क्योंकि इसमें जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि पैसा उगाना है, पैसा लेना है, तो शायद पुलिस को, सिस्टम को भी समझ आता है कि वो पैसा आदमी से मिल सकता है, वो पैसा मर्द से मिल सकता है जो कमा रहा है ना? तो इसीलिए इसी के ऊपर प्रेशर बनाओ। क्योंकि और दूसरा,
लेडीज पर उस तरह से जुल्म करना या उसके खिलाफ उसको ज्यादा इंटेरोगेट करना, और देख रहे हैं कि पैसा भी यहाँ से नहीं मिल रहा, तो फिर वहां पर अपनी एनर्जी लगाई क्यों जाए? स्टीरियोटाइप है। हाँ, स्टीरियोटाइप है कि आदमी है तो स्ट्रांग होगा, आदमी है तो झेल लेगा, आदमी है तो हम उसको इतना भी दबा सकते हैं, ठीक है ना, वो उतना भी प्रेशर झेल लेगा और गिव इन कर दे। जितना प्रेशर डाल सकते हैं आदमी के ऊपर उतना प्रेशर डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, हाँ, जब तक वो गिव इन ना करे। give in ना करे। पर महिलाओं के साथ एक नेचुरल एम्पैथी होती है। ऐसा भी नहीं है खैर नीरज जी कि सभी महिलाओं को जस्टिस मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं नहीं है। है, मैं बिल्कुल। खुद पुलिस स्टेशन में बहुत जाके बैठी हूँ, कोर्ट्स में भी बहुत जाके बैठी हूँ। जिसके पास भी थोड़ा सा पैसा है, जिसके पास भी थोड़ा सा पावर है, वो अपना काम करवा सकता है। मैं इसी पर आने वाला था। खुद मेरी नज़र में एक केस है, हस्बैंड वाइफ में तनाव हुआ, जो हस्बैंड था वो अपने बच्चे को लेकर अपने घर चला गया, वाइफ को उसकी गलती नहीं बताई गई, कोर्ट का ऑर्डर है कि माँ की बच्चे से बात करवाई जाए। इस केस में माँ की बच्चे से बात करवाई नहीं जाती, जब करवाई जाती है तो पीछे म्यूजिक इतनी तेज लगा दिया जाता है कि माँ बात भी नहीं कर पा रही है। वो माँ, उसका बच्चा शायद पिछले 5 सालों में मिल नहीं पाई। अब सेम कानून है, वही लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जो बच्चा है पिता के पास है। इसका मतलब है कानून उस हिसाब से काम करता है ना जब उसे पैसे मिल रहा है। जी, मैं वही बोल रही हूँ। जिसके पास ऐसे बहुत सारे आदमी हैं दे हु खासकर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में जो पैसा भी खिलाते हैं, अपना काम भी करवा लेते हैं, उनको बहुत ज्यादा फेस भी नहीं करना पड़ता। दीपिका जी, यहाँ पर एक और बड़ा जो गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है कि बहुत सारे इस तरह के केस में जब महिलाओं के या तो शादी से पहले कोई संबंध है या बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उसमें वो अपने हस्बैंड का कत्ल तक करवा दे रही हूँ। सोनम रघुवंशी का मामला तो अभी है ही। ये भी कितना फ्रीक्वेंट है और इसके पीछे सोच क्या है? औरत बजाय अपने पति को मरवाने के उस रिश्ते से अलग क्यों नहीं हो रही? देखिए, और आपने किस तरह के केस, कितने केस देखे हैं? क्रिमिनल्स की सोच तो क्रिमिनल ही होती है, तो वो कितना भी अपने आप को सभ्य दिखा सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे उनके कहीं ना कहीं दिमाग में क्राइम तो होता ही है, क्राइम का इंस्टिंक्ट तो होता ही है। इस तरह के बहुत सारे केसेस आज के समय पे इंडिया में हो रहे हैं। हम इस तरह के लगभग डेली एक केस को डॉक्यूमेंट करते हैं। कुछ ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे एक ही दिन में ऐसे 2 या 3 4 मर्डर भी आते हैं हमारे पास। एक दिन में 3 एक से दिन 4? में, जी, एक दिन में 3 से 4। 2023 में हम लोगों ने ऐसे 306 जो मीडिया के माध्यम से हम लोग डॉक्यूमेंट कर पाए केसेस, वो डॉक्यूमेंट करे। एक हस्बैंड मर्डर एंड सुसाइड रिपोर्ट है जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन एकम न्याय फाउंडेशन ने पूरी की पूरी रिसर्च रिपोर्ट तैयार करी है, और हमारी वेबसाइट से वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, ekamnyay.org से। उसमें हम लोगों ने लगभग 800 से ज़्यादा केसेस डॉक्यूमेंट किए हैं जो मीडिया में आए, सिर्फ जो अखबारों में हमें दिखे। और उसमें भी एक चैलेंज है कि साउथ या जो लैंग्वेजेस हमारे को समझ में नहीं आती, वो हम लोग मुश्किल होता है उसको डॉक्यूमेंट करने में। तो ज़्यादातर जो हिंदी और इंग्लिश मीडिया में आए वो हम लोगों ने केसेस डॉक्यूमेंट करे। तो 306 उसमें मर्डर थे जहाँ पे पत्नी ने अपने पति का मर्डर कर दिया, और रिमेनिंग जो थे वो सुसाइड थे जहाँ पे पति ने आत्महत्या कर ली, ये कहते हुए कि मुझे पत्नी ने झूठा केस में फंसाया, या पत्नी या उसके परिवार वाले मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, या झूठे के केसेस में उन्होंने अपनी जान दे दी। 306 जो मर्डर के केसेस हैं उनमें 95% केसेस में जो रीज़न था मर्डर का वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, अडल्ट्री था। और सुसाइड्स में भी एक बड़ा रीज़न जो था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए मना किया तो या तो उसने झूठे केसेस कर दिए या अपने लवर से जो है पूरा कत्ल ही करवा दिया। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे महिला ने खुद बकायदा मारा है, या तो गला घोट के मारा है या किसी वेपन से मारा है। और ऐसे तो खैर बहुत है ही है जहाँ पे अभी 2 दिन पहले एक स्टोरी अपने शेयर की है ट्विटर पर, जिसमें आपने बताया था कि एक महिला पता नहीं अपने दोस्त को अपना बॉडी काउंट बता रही थी, और वो चैट जब उसके हस्बैंड को पता लगी, क्या थी वो स्टोरी, हमारे दर्शकों को बताइए। ये एक केस है, एक कोच है, मैं उनका नाम अभी मुझे याद नहीं है, मैंने 2 दिन पहले ही उनके हैंडल को देखा इंस्टाग्राम पे। तो वो लोगों को कोच करते हैं, लाइफ कोचिंग, फिटनेस कोचिंग करते हैं। तो उनके ये एक क्लाइंट हैं, ये NRI हैं, और इन्होंने एक दिन अपनी वाइफ के जो फ़ोन में है एक ऐसी चैट देखी जहाँ पे वो अपनी दोस्त के साथ ये डिस्कस कर रही है कि उसने कितने सारे लोगों के साथ सेक्स किया है, अपना बॉडी काउंट डिस्कस कर रही है, जिसमें सेक्स कितनों के साथ किया है उतनों नीचे लड़कों के नाम लिख रही है, जिसमें जीजा भी लिखा हुआ है, चाची का भतीजा भी लिखा हुआ है,
और बाकी रोहित और ये और वो पता नहीं। और वो नंबर क्या। भी शायद छोटा मोटा नहीं था। मैंने काउंट तो नहीं किए, लेकिन सेक्स का अलग काउंट है, जिनके साथ सिर्फ किस किए है उनका अलग काउंट है, और वो ऐसे ऐसे करके वो 25-30 नाम थे। जी, हाँ, 25-30 से शायद ज्यादा ही नाम ज्यादा है। थे। जब उन्होंने ये चैट पकड़ी तो उसके बाद उन्होंने उसको कन्फ्रंट किया कि ये क्या है सब कुछ, तो उसने माफ़ी मांगी लड़की ने, बट उसके बाद वो इंडिया आ गई उनको बताए बगैर, और यहाँ पर आते ही उसने उनके ऊपर 498 डोमेस्टिक वायलेंस मेंटेनेंस के केसेस कर दिए हैं। उनसे एलिमनी मांग रही है एक बहुत मोटी। वो लड़का बिल्कुल ही डिप्रेशन में चला गया था, 1.5-2 साल वो पूरे डिप्रेशन में रहा है। तो ये जो कोच हैं जो रील बना रहे थे, ये 498 है इनकी रील के ऊपर लिखा हुआ था, तो मेरा ध्यान चला गया, अदरवाइज मैं नहीं शायद देखती। 498 लिखा हुआ था, तो उन्होंने अपनी रील में बताया कि इस आदमी को उस डिप्रेशन के फेज में बाहर लाने में 2 साल लग गए हैं, और उनकी जो लीगल जर्नी है वो तो चलती ही रहेगी। मैं आपको बताती हूँ ऐसे तो कितने सारे केसेस हैं यहाँ पे। तो उन्होंने चैट पकड़ी है, एक आदमी है मेहुल करके, उसका मैंने अपने YouTube चैनल पर इंटरव्यू भी डाला है। मेहुल ने अपनी शादी के कुछ ही महीनों में अपनी पत्नी को, वो उसकी पत्नी के लिए पढ़ाई के वो पैसे दे रहे थे, कॉलेज जाती थी, कॉलेज जाने के नाम पे अपने आशिक के साथ होटल में जाती थी। एक दिन वो उसको कॉलेज जाने के पैसे पति दे रहा है। वो उसको कॉलेज छोड़कर आते हैं, तो पता नहीं उसके बाद उनकी शायद कोई दोस्त उनको मिल जाती है या क्या होता है, उनको ये समझ में आता है कि आज तो कॉलेज की छुट्टी है। तो वो उनसे बात बोलते हैं कि उसको तो मैं अभी छोड़कर आया हूँ, तो कहते नहीं आज तो कॉलेज की छुट्टी है। तो उनका दिमाग खनकता है। फिर वो पता नहीं अब उसको कैसे मेहुल को समझ में आता है या उसके दिमाग में क्या चमकता है, आसपास के जितने भी होटल थे वहाँ पे वो जा जाके उसका नाम पूछने लग जाते हैं कि यहाँ पे चेक इन किया कि नहीं। एक होटल में उस नाम की लड़की का चेक इन उनको मिल जाता है, और वो अपनी वाइफ को उस होटल में रेड हैंडेड पकड़ते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है, वो आदमी को उस रूम से निकाला जाता है, और उसके बाद मेहुल जो है वो ऑब्वियसली उनकी वाइफ उनको छोड़ के अपने मायके चली जाती हैं, इतनी ज़्यादा लड़ाई वड़ाई हो गई है। फिर उसके बाद मेहुल जो है, क्योंकि पूरी रिपोर्ट बन गई है, होटल से निकली हैं, वो है डिवोर्स डाल देते हैं अडल्ट्री के ग्राउंड पे। ठीक है। वो महिला डालती है 498 है, डोमेस्टिक वायलेंस 125। ये बंदा जो कि एक खुद विक्टिम है, अगले 6 साल फिर कानूनी लड़ाई लड़ता है। और मतलब इस केस में मुझे हैरानी ये है कि जब पुलिस ने खुद पकड़ा उसकी वाइफ को, तो बाद में अगर इसकी वाइफ इस तरह का झूठा केस डाल रही है, तो ये आदमी जो पुलिस है उसकी उस पूरी कार्रवाई को या उसकी पूरी रिपोर्ट को बतौर सबूत पेश नहीं कर सकता। कर सकता है, फिर कर सकता है, लेकिन कानून पुलिस कैंसिल नहीं करती है फिर भी मुकदमे। जाओ कोर्ट में लड़ लो, आप कोर्ट में अपने आप को इनोसेंट अगेन फिर वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि कोई कॉमन सेंस यूज नहीं हो रही है। ऐसे ऐसे अब तो जजमेंट्स आ गई हैं नीरज जी, जहाँ पे कोर्ट कह रहा है कि ओकेजनल अडल्ट्री इज नो ग्राउंड टू डिनाई मेंटेनेंस टू अ वुमन। मैं तो जब जजमेंट पढ़ी तो मैं ओकेजनल अडल्ट्री, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब कि एक बार अगर किसी के साथ हो गया सेक्स तो उसको अडल्ट्री में काउंट नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा है जज साहब खुद को अपनी जगह उस जगह पे रखे पता नहीं मुझे क्या सोचते हैं, लेकिन मतलब यूँ कह रहे हैं कि एक लंबी अडल्ट्री में जब रहेगी तभी डिनाई कर सकते हो आप मेंटेनेंस। अभी एक रीसेंट जजमेंट आई है जो मुझे तो कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अब जैसे कोई डिवोर्स होता है, म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हुआ, आपसी में ये हो गया कि अब इतने पैसे का लेन देन हो गया, अब फ्यूचर में कोई क्लेम नहीं है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया। अब कोर्ट की जजमेंट आई है कि अगर कोई पत्नी इस तरह का MOU साइन कर लेती है, अगर चेंज ऑफ सर्कमस्टांस होते हैं जिंदगी में आगे, तो फिर भी मेंटेनेंस मांग सकती है। बताओ यार, मतलब बंदे को आप कभी फ्री ही नहीं करोगे। मतलब उसने एक बार शादी कर ली तो ही इज इन अ जेल। अगर वो शादी नहीं चली
चाहे मसा 5 दिन की वो शादी हो। अभी मैंने वो भी मैसेज शेयर किया था, अभी परसों मेरे पास एक केस आया जिसमें उस एक लड़के ने अप्रोच किया, उसके भाई की पत्नी सिर्फ 5 दिन रही है उनके घर में। सिर्फ 5 दिन। और उसके बाद वो अपने पति को बोल रही है कि मैं तो तेरे से शादी करना ही नहीं चाहती थी, मेरी जबरदस्ती शादी कर ली गई है, मैं जा रही हूँ अपने घर। 5 दिन के बाद वो अपने घर चली जाती है। ये उसको फोन करके बोल देता है प्लीज घर आ जा। वो बोलती है तेरी हिम्मत कैसी होगी मुझे बोलने की कि घर वापस आ जा। 498 लगा दिया है, डोमेस्टिक वायलेंस लगा दिया है, सारे परिवार का नाम लिख दिया। दिस इज हाउ इजी इट इज। तो अडल्ट्री के तो केसेस दुनिया भर के हैं। अडल्ट्री तो अभी अब मैं आपको एक पुणे का केस बताती हूँ, हमारे पास मैं उनसे मिली थी। तो हस्बैंड जा रहा है काम पे और वाइफ पीछे से अपने बच्चे के टीचर के साथ अपने ही घर में सेक्स कर रही है। बार बार बुलाती है उसको अपने पति की एब्सेंस में और वहाँ पे फुल ऑन सीन चल रहा है। इसको पता चल जाता है हस्बैंड को और ये एक दिन उसको बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, बट ये फिर वापस आ जाता है। उनका तो लवर आया हुआ है वहाँ पे, उनका तो वहाँ पे प्रॉपर सीन चल रहा है। ये दरवाज़ा खुलवाता है और दरवाजे के खुलते ही सार रिकॉर्डिंग है। ये अपना ढूंढता है, कहीं पे भी नहीं मिलता। अलमारियों में देखा, बाथरूम में देखा, कहीं पे भी नहीं मिलता। फिर वो अपना बेड खोलते हैं तो उसके अंदर वहाँ पे अपनी पत्नी के लवर को पाते हैं और वो ऐसे देख रहा है। मैं मतलब जो वीडियो उन्होंने भेजा बनाई, हाँ मैं मिली थी, उन्होंने मुझे दिखाया। मतलब ऐसी वीडियोस हम नहीं रिलीज कर सकते और कहीं ना कहीं वो भी शायद नहीं रिलीज कर सकते क्योंकि महिलाओं की डिग्निटी। तो लेकिन उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा है और अब जो है उनकी पत्नी जो है उनको पता नहीं कितनी बार पुलिस थानों के चक्कर कटवा चुकी है। हमारा एक प्राइवेट डिटेक्टिव आए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने हमें बताया कि आजकल हो ये रहा है कि अगर औरतों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं और इनकेस उनके पति को पता लग जाता है और वो सवाल उठाते हैं तो उसके बाद वो कहती है कि अब मैं तुझसे डाइवोर्स भी लूंगी और एलिमनी भी लूंगी तुझसे और देखती हूँ तुझे मुझे कौन रोकता है। मतलब इसको अगेन वही कि आप एक तरह से वेपन के तौर पर इन कानूनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अपने आप में कितना खतरनाक, और जो मैंने ये बताया ये सच में ये भी इसका भी कोई ट्रेंड या कोई आप पैटर्न इस तरह का देख रही हैं कि जहां महिलाएं पकड़ी जाती है तो बाद में पति को ये धमकी देती है कि तेरे खिलाफ केस कर दूंगी अगर तुमने मेरे रिश्ते पे ऑब्जेक्ट किया तो। हर केस में, कोई केस क्या, मतलब हर मुझे केस में चलाने दो मुझे। हाँ बिल्कुल, इतने सारे केसेस हैं जहां पे आदमी बिल्कुल घुट घुट के अपने घरों में मर रहे हैं। उनको पता है उनकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है, वो किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में बिल्कुल इन्वॉल्व हैं, लेकिन बच्चा है उनका, वो नहीं कुछ बोल सकते। अपने घर को बचाने के लिए चुप हैं और अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए चुप हैं कि अगर कुछ किया, अगर इसको ऑब्जेक्ट किया तो ये बच्चे को भी ले जाएगी, उसके बाद मेरे ऊपर केसेस भी कर देगी, मैं ना अपने बच्चे से मिल पाऊंगा, केसेस तो मुझे फिर झेलने ही पड़ेंगे। तो आपको तो खुद चुनना है कि मुझे क्या चाहिए। जहाँ पे कोई मतलब मुझे लगता है कि ये भी एक अपब्रिंगिंग का और एक मेंटल उसका वो है। मैंने सब तरह के केसेस देखे हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जो फील करती हैं कि हाँ उनसे गलती हो गई है, वहां पे फिर मैरिजेस चल भी जाती है। कुछ महिलाएं होती हैं जो ये कहती हैं कि मेरी गलती हो गई, तूने मुझे पकड़ लिया तो अब मैं तुझे मजा चखाऊंगी। तो वो ऐसा नहीं है कि सारी महिलाएं ऐसी हैं। कुछ हैं जो कि अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे इंसान के साथ कितना भी गलत कर सकती हैं और उसमें कानून उनकी मदद करता है। दैट इज द सबसे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट। दीपिका जी, आपकी सारी बातें सुन के लग रहा है, और आजकल जो लोग कुछ मजाक में भी कहते हैं और सीरियसली भी लड़के कहते हैं कि भैया हमें तो शादी के नाम से डर लगने लगा है, तो आपका इस पर क्या सलाह? वही अगेन फिर बात है कि अगर कोई आदमी शादी कर रहा है, स्पेशली अरेंज मैरिज कर रहा है जहां वो लड़की को नहीं जानता और एक आध मुलाकात में तो जानना संभव भी नहीं है, फिर भी क्या रेड फ्लैग्स है या आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों को ध्यान में रख सकता है शादी से पहले? और जहां आजकल इस तरह के दहेज की भी बातें हैं कि हमने अनाप शनाप पैसा खर्च कर दिया, क्या अगेन फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए कि भैया पहले ही बता दो कि तुमने इतना खर्च किया, इतना खर्च किया, इतना नहीं खर्च किया? शादी से पहले किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है? मैं क्योंकि अब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो वाजिब सी बात है कि हम लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। मैं आपको 3 पार्ट्स में बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स ले सकते हैं हम जो पुरुषों को
कहीं ना कहीं मेरे बचा तो नहीं सकते हैं क्योंकि कानून ऐसे हैं कि केस तो दर्ज हो ही जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर इन बातों का ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आप बच जाएं। पहला है हस्बैंड मर्डर, वहाँ पे आप को क्या किन बातों का ध्यान देना चाहिए। दूसरा है कि अगर आपके ऊपर आप शादी करने वाले हैं तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। और तीसरा है झूठे रेप केसेस से थोड़ा सा बचने के लिए। पहले आते हैं हस्बैंड मर्डर पे, जैसे सोनम रघुवंशी वाले केस में हुआ है। जो क्लासिक रेड फ्लैग्स हैं, जब भी आप शादी करने के लिए जा रहे हैं, अगर कोई महिला आपसे बात करने में खुश नहीं है, अगर वो आपके कॉल्स को मैसेजेस को बिल्कुल इग्नोर करती है या बहुत ही लीस्ट प्रायोरिटी देती है, अगर कोई महिला आप कहीं घूमने जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्टशिप पीरियड तो आपका हाथ पकड़ के भी खुश नहीं है, या बिल्कुल आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर रही है, या बिल्कुल मिनिमलिस्टिक कॉन्वर्जेशंस हैं, बहाने लगा रही है कि मैं तो काम में बिजी हूँ, मैं तो ये हूँ, समझ जाइए कि वो महिला शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर कोई लड़की का परिवार आपको ज़बरदस्ती कर रहा है कि हम तो 1 ही महीने में शादी करेंगे, हम तो 1.5 महीने में शादी करेंगे, ऐसी चीज़ें बोल रहा है, कुंडली में निकल गया है तो 20 दिन में ही शादी होगी, हाथ जोड़ के मैं बोल रही हूँ मत कीजिएगा। हम भुगत भोगी हैं। जो मैंने शुरुआत की थी इंटरव्यू में वो हमारे साथ हुआ है। 1 ही महीने में शादी कर दो, शादी कर दो, शादी कर दो, जैसे ही देखने गए हैं रोका कर दो, रोका कर दो, रोका कर दो, क्योंकि उनको पता था कि कुछ ना कुछ है और ये निकालो अब। ठीक है, तो आप एटलीस्ट, मैं ये नहीं बोल रही कि लंबे कोर्टशिप पीरियड के बाद ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं इतने मैनिपुलेटिव होते हैं कि वो महीनों महीनों सालों सालों तक अपना रियल नेचर नहीं उजागर होने देते, लेकिन इन चीजों का मुझे लगता है जरूर ध्यान देना चाहिए। फौरन बात की बात करिए, मैं शादी की बात कर रहा हूँ। अगर हम नहीं, शादी से पहले की बात कर रही हूँ मैं, शादी और कोर्टशिप के पीरियड, या मतलब अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको, तो ये चीजें जरूर आप देखिए। अगर वो, और अब तो जैसे बोल रहे हैं, आप बकायदा पूछ लीजिए कि प्लीज हाथ जोड़ के हम पूछ रहे हैं, आप किसी और से प्यार तो नहीं करती हैं? अगर करती हैं तो बता दीजिए, हम खुद मना कर देंगे रिश्ते के लिए। तो कम से कम आप ये जो राजा रघुवंशी जैसा कांड हो गया है उससे आप बच सकते हैं। दूसरा है कि जब आप शादी कर रहे हैं तो झूठे दहेज और झूठे ये जो एलिगेशंस होते हैं, इसमें आप एक प्रोएक्टिव मेजर ये जरूर ले सकते हैं। और नीरज जी, ये बिल्कुल कानूनन है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ये कहता है कि आप लिस्ट बनाइए, आप ये लिखत में लीजिए कि कोई दहेज का आदान प्रदान इस शादी में नहीं किया गया है, जो भी गिफ्ट्स वगैरह दिए गए हैं उनकी सूची ये है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ये कहता है कि करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते हैं। लोगों को लगता है अरे भरोसा है, ये है, वो है, फिर बाद में जब कोर्ट में बातें पहुंच जाती हैं तब लोग पछताते हैं। इससे क्या होगा? 2 चीजें होंगी। एक तो ये कि कोर्ट ये देखेगी, अगर कोर्ट में मामला चला भी जाता है, कि देखिए दोनों परिवारों ने साइन किया हुआ है कि शादी के दौरान कोई दहेज का आदान प्रदान नहीं हुआ है, गिफ्ट्स की सूची जो है इन्होंने साथ में दी हुई है। दूसरा क्या होगा, जो ये जो एग्जैजरेटेड क्लेम्स होते हैं, जो 498 की में आप पहली लाइन पढ़ेंगे ना, तो आप ये लिखा होगा कि हमने अपनी हैसियत से ज्यादा शादी में 50 लाख का खर्चा किया, 60 लाख का खर्चा किया, 80 लाख का खर्चा किया नहीं होता 5 लाख का खर्चा। तो जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी तो आप कोर्ट को दिखा पाएंगे कि ये सरासर झूठ बोला गया है। तो 498 या डाउरी के केसेस से बचने के लिए ये एक थोड़ा प्रोएक्टिव मेजर हो सकता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि जो डिमांड आती है 498 में कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट करने की, वो यूजुअली इस आंकड़े के ऊपर आधारित होती है कि वो अगर बोल रहे हैं, जैसे हम लोग ये एनालाइज करते हैं कि अगर FIR में उसने 20 लाख का एक्सपेंडिचर लिखाया है तो इसका मतलब वो 50 लाख रुपए की एलिमनी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है। 50 लाख का एक्सपेंडिचर लिखाया है तो कम से कम 1 करोड़ तो आपसे वो एक्सपेक्ट कर रही है। तो वो जो वैल्यू फिगर वहां पे वो लिखवाते हैं जो झूठी, उससे होता है। अब अगर आपकी ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन है कि शादी में इतना ही खर्चा हुआ है, ये गिफ्ट्स का आदान प्रदान हुआ है, तो वो प्रोहिबिट कर देगा एक एग्जैजरेटेड क्लेम करने में। तो वहां पे आप थोड़ा सा बच सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे ज्यादा केसेस आज के टाइम पे हो रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हैं और जिनमें सबसे ज़्यादा हार्म हो जाता है क्योंकि इमीडिएट आपका अरेस्ट होता है, आप तुरंत जेल जाते हो, आपकी नौकरी चली जाती है, वो है रेप के केसेस, कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स टर्न्ड इनटू फॉल्स रेप केसेस, जहाँ पे लड़की बोलती है इसने तो मुझे शादी का झांसा दिया था, ये है वो है। अपने रिलेशनशिप को प्लीज़ डॉक्यूमेंट कीजिए। अगर आप किसी लड़की से मिल रहे हैं, आप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लीजिए
कि आप शादी आगे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप इंटीमेट हो रहा है तो वो शादी के किसी झांसे के बगैर हो रहा है। ये चैट्स बहुत सारे केसेस में बकायदा काम आई हैं। इन्हीं चैट्स की वजह से बहुत सारे लोगों को बेल मिल पाई है। तो इट इज़ मच मच बेटर टू बी सेफ दैन सॉरी। आई थिंक महिलाओं को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो फियर है इट इज़ कमिंग फ्रॉम समवेयर। तो अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो दोनों के लिए बढ़िया है। अगर आप हेल्दी कम्युनिकेशन अपने रिलेशनशिप के टाइम पे करेंगे वो भी दोनों के लिए बढ़िया है। तो जिस तरह से हम लोग चीज़ें होती हुई देख रहे हैं, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कॉशियस। बिल्कुल, वो ब्लाइंड ट्रस्ट का ज़माना मेरे सही ख्याल बात से है। चला गया इसी है। इसी जो आपने आखिरी पॉइंट पर बात की, इसी पर सवाल ये निकलता है कि आजकल यूथ बहुत ज़्यादा जो डेटिंग ऐप्स पर है, लेकिन आपने कहा कि वहाँ ऐसे लोग पूरी तरह से एक्टिव हैं, पूरे रैकेट वहाँ पर चल रहे हैं जी। उसको लेकर आप क्या हिदायत देंगे और ये कितना फ्रीक्वेंट है डेटिंग ऐप्स के थ्रू लोगों को इस तरह से फंसाना? आपने एक केस तो बताया ही था बीच में मुझे। नीरज जी, मैं तो लड़कों को बहुत क्लियरली ये बोल दूंगी, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री सेक्स, एज सिंपल एज दैट। एंड इन दी क्वेस्ट ऑफ दैट आप इतना ज़्यादा फंस सकते हैं, इतना ज़्यादा फंस सकते हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। गुड़गांव में एक गैंग हम लोगों ने पकड़वाया था। वो लड़की डेटिंग ऐप से जाके लड़कों को मिलती थी, उनके साथ होटल में रुकती थी, अगले ही दिन जाके थाने में बैठ जाती थी और बोलती थी कि इस लड़के ने मेरा कल होटल में रेप किया है। उसके बाद उसका जो एसोसिएट है वो इस लड़के को फ़ोन करके धमकाता था कि तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। उसको थाने बुलाया जाता था। थाने में उनके साथ एक लेडी इंस्पेक्टर जो थी वो भी मिली हुई थी। वो इस लड़के को बताती थी कि अगर तेरे ऊपर रेप केस हो गया तो तू जेल जाएगा, तेरे इतने साल बर्बाद होंगे, तेरा परिवार बर्बाद होगा, पैसे दे दे। तो हमने उस लड़की को, उसका जो साथ में आदमी था, महेश फोगाट उसका नाम है, महेश फोगाट, बिनीता कुमारी, मुनेश देवी जो पुलिस ऑफिसर थी, तीनों का अरेस्ट हुआ था इस केस में। अच्छा, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे आपको आपकी वीडियो भी बना सकते हैं कोई, फिर उसके बाद आपको ब्लैकमेल किया जाता है पैसे के लिए। कहीं पे आप जाएं तो एकदम से आप लड़की के साथ इंटीमेट होंगे। अभी कल ही मेरे पास ऐसा मैसेज आया, वो एक होटल में गए, लड़की के साथ इंटीमेट हुए, तभी दरवाज़ा तोड़ के बहुत सारे लोग आ गए। उन्होंने कहा कि आपने लड़की का रेप किया है, आप पैसे दीजिए। तो डेटिंग ऐप स्कैम्स पे एक्सटॉर्शन बहुत चल रही है। प्लीज़ बहुत सोच समझ के आप किसी भी अनजान इंसान से मिलने जाइए और कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट स्टार्टिंग की जो कुछ मीटिंग्स हैं, जब तक आपको उस इंसान के बारे में अच्छी तरह से पता ना चल जाए, पब्लिक प्लेसेस पे कीजिए। अदरवाइज अगर आप इस सिचुएशन में चले जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको हैंडल मतलब करना। डेटिंग ऐप्स पर जो भी लड़के खुद को हैंडसम या लकी मान रहे हैं, आप ना हैंडसम है ना लकी हैं, हो सकता है आप बेवकूफ़ हो या आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो। और एक आखिरी सवाल दीपिका जी, मैं यही जानना चाहूँगा कि एक जो कश्मकश अभी भी हमारी सोसाइटी में बड़ी चल रही है, इसकी वजह से ज़्यादा रिश्ते टूट रहे हैं, कि जो लड़कियां बड़ी हो रही हैं उनको लग रहा है कि अरे हम लड़कों से कम है क्या, मैं क्यों बर्तन धोऊं, लड़का भी धोएगा। और दूसरी तरफ ये बात भी ठीक है कि आज आप लड़कियों को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं जैसे आप 20 साल पहले करते थे। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है कि जो एकदम से लड़की की भी एक्सपेक्टेशन है कि वो लड़का, कोई भी लड़का उसी से शादी करेगी जो कपड़े भी धोए बर्तन भी धोए, और लड़का भी वैसी लड़की ढूंढ रहा है जैसे उसकी माँ है, इस सब के बीच में कहाँ पर एक मिडिल ग्राउंड आपको दिखता है जहाँ पर दोनों की अपेक्षाएं बहुत प्रैक्टिकल हों? लड़की को भी समझने की ज़रूरत है कि मर्द बदल तो रहा है भारत का, लेकिन वो इतना ही जल्दी नहीं बदल जाएगा कि तुम्हें लगे कि जो कि लड़का आती है वो तुम्हारे बर्तन भी धोने लगे, कपड़े भी धोने लगे। वो तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा है, तुम्हारी बात सुन रहा है, तुम्हारी केयर कर रहा है, तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल रख रहा है। हो सकता है बर्तन ना धो सके, लेकिन तुम्हें एक मेड लगवा दे जो तुम्हारे लिए बर्तन धोने। और उसी तरह लड़का भी ये भूल जाए कि ये सब वो नहीं करेगी जो मेरी माँ मेरे फादर के लिए करती थी। बीच का ग्राउंड कहाँ पर? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुरुषों को भी अपनी मानसिकता बिल्कुल बदलनी पड़ेगी। आपके पेरेंट्स की जो जनरेशन है, आपकी मम्मी की जो जनरेशन है, वो आज की जनरेशन नहीं है। आप खुद अपने आप को देखें तो आप भी अपने पापा की तरह नहीं हैं। बिल्कुल। तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपकी जो पत्नी है वो पहले की जनरेशन की महिलाओं की तरह हो, ऐसा नहीं है। ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। घर के कामों में हाथ बटाने से कोई कम नहीं हो जाता है। मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है नीरज जी, वो है कम्युनिकेशन और एम्पैथी। एक हस्बैंड अगर ये सोचेगा कि उसकी वाइफ भी काम कर आ रही है, वो भी थकी हुई होगी, साथ में काम कर लेते हैं, उसको कोऑपरेट कर लेते हैं, शी विल फील नॉट ओनली फील मोर अफेक्शनेट टुवर्ड्स यू, योर बॉन्ड विल बिकम मच मच बेटर। वहीं पे महिलाओं को भी ये सोचना चाहिए कि ये भी रोबोट नहीं है
कि ये जो मैं चाहूँ वो कर दे, जो मेरा परिवार चाहे वो कर दे, हर मेरी एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा उतरे, वैसा भी गलत है। मुझे लगता है कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक पति और पत्नी के बीच में। एक्सपेक्टेशन सेटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जॉइंटली किसी भी काम को करो। ऐसे बहुत सारे आदमी हमारे पास आते हैं जहाँ पे उनकी पत्नियाँ अच्छा खासा कमाती हैं, अच्छा खासा इक्वली कमाती हैं, लेकिन फाइनेंशियल बर्डन सारा का सारा पति के ऊपर डाल रखा है कि मेरी तो जाएगी सैलरी सेविंग में, या मैं अपने पैसे का क्या करूं, तुम्हारे को उससे पूछने का तुम्हारे को कोई अधिकार नहीं है। घर का खर्चा, बच्चों का खर्चा, हर चीज का खर्चा आप करेंगे। तो जहां पे आप किसी दूसरे इंसान को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कोई पति बिल्कुल सोच ले कि मेरी पत्नी सब कुछ कर सके, सब कुछ करेगी या इसको सब कुछ करना चाहिए, वहां पे वो पत्नी कहीं ना कहीं किलसती जाएगी, आपकी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। कहीं पे पत्नी विदाउट ये सोचे कि उसका पति कितना कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है, उसको प्रेशराइज करती रहे अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपनी डिमांड्स के लिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस के लिए, और ये ना सोचे कि वो इंसान कैसे मैनेज कर पा रहा है, वहाँ पे भी वो इंसान किलसता जाएगा और बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा। तो मिडिल ग्राउंड यही है कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, दूसरे इंसान के बारे में भी सोचें। और जाहिर सी बात है कि इंडियन सिस्टम ऐसा है कि पत्नी ही पति के घर पे मूव करती है, तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि महिलाएं भी अंडरस्टैंड करें कि पुरुष जो हैं उनको बचपन से बताया जाता है कि उनके पेरेंट्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एकदम से उनका घर छोड़ देंगे, आपको लेके कहीं और रह लेंगे, या उनके साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे जितना आपको उनका वक्त चाहिए। एकदम से ये चीज़ होना बहुत मुश्किल है। वहीं पे पतियों को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक पूरी ज़िंदगी बिता के एक महिला अपने माता पिता के उसके घर पे आई है। अगर वो ये एक्सपेक्ट करे कि वो अपने माता पिता के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे या उनके बारे में बिल्कुल भी ना केयर करे, ये गलत है। दोनों को तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो बुनियादी बात वो ये है कि हमें सामने वाले की जगह खुद को रख के देखना है कि वो क्या सोच रहा है, yes. उसकी सेंसिटिविटी या सेंसिबिलिटी क्या है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, उसके लिए कौन से रिश्ते इंपॉर्टेंट है, और उसकी जगह रखते हुए उन तमाम चीज़ों को इंपॉर्टेंस देनी है। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपिका जी, आपने इतने विस्तार से और इतने सेंसिटिव मुद्दे पर बात की, और आपकी जो भी पूरी अब तक जर्नी है, जो आपका काम है, उसकी तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि एक औरत होने के नाते महसूस करना कि नहीं, मर्द भी उस तरह से पीड़ित हो सकते हैं, वो बेचारे भी उस तरह की तकलीफ में हो सकते हैं, यह सिस्टम उस तरह से उनके पक्ष में काम नहीं कर रहा, और आप ये तमाम बातों को समझ रही हैं, उसे के लिए काम कर रही हैं, और आपकी पूरी टीम उस पर काम कर रही है। इसके लिए बहुत साधुवाद आपको। थैंक यू। मैं बस लास्ट यही बोलना चाहूँगी कि अगर कोई भी इंसान आज मुझे देख रहा है जो कहीं पे भी किसी मोड़ पर है जहाँ पे उससे नहीं चीज़ें हो पा रही हैं इन कानूनी दाव पेचों की वजह से, सुसाइडल फील कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के बोलूँगी कभी भी उस स्टेप को मत लेने की सोचे। आपका परिवार पूरा तबाह हो जाता है और उनको आपके जाने के बाद भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। ऐसा लड़ाई ख़त्म नहीं हो जाती है आपके जाने के बाद। अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत है, आप हमारी संस्था एकम न्याय फाउंडेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पुरुषों के लिए काम कर रही हैं, आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नेवर 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 थिंक ऑफ सुसाइड। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि मैं अपनी जान दे दूं, तो हो सकता है आप अपनी जान दे के खुद को मुक्त कर लें, लेकिन आप पीछे अपने परिवार को छोड़ जाएंगे और उन्हें वो लड़ाई आपके बिना लड़नी होगी। ये बड़ी अच्छी आपने बात की। तो इस चर्चा में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी जो बातें आज की इस चर्चा में हुई आपके लिए काम आएंगी, और शायद कई सारी चीज़ों पर आपकी सोच भी साफ हुई होगी। अब इतना ही, नमस्कार।